Go to ChatGPT for example और कहें कि जी I want to figure out कि what is my passion and ask me 50 deep questions और दें उसका आंसर। मैंने एक चीज अपना भी एक्सपीरियंस किया कि जो जिंदगी में पैक कर चुका होता है वो रेडी होता है सर्व करने के लिए, आप उससे सिर्फ कनेक्ट कर लें। तो मैं से कहता हूँ कि अगर आपने इनको ट्रेन किया और ये भाग गया तो नुकसान है, लेकिन अगर ये अनट्रेंड रहा और आपके पास ही रहा तो क्या होगा यार? क्या ऐसा एक प्रॉब्लम आपको सब में दिखती है कि ये जर्नल मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ ये प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी है। उनको इतना बड़ा ख्वाब ना दिखाएं कि हमारे पास से ही चले जाए। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपकी छत इतनी नीचे क्यों है कि आपको हर वक्त ये खौफ है कि बंदा उड़ेगा तो छत से जा लगेगा? आप अपनी छत बुलंद करें ना यार। और एक और भी चैलेंज थे इस्लामिक कल्चर की, अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उनके पास तो विजन होता है कि वो लोग, लेकिन हम बिजनेस पे कैसे लेके आएंगे? नजर लगती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम समझें कि ये वाहिदी फैक्टर है और बस नजर ही लग जाती है तो फिर गोरों को भी लगनी चाहिए नजर यार। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को, टेस्ला को भी लगनी चाहिए यार, तो फेडेक्स को भी लगनी चाहिए, तो उनको क्यों नहीं लग रही? मैंने देखा है लोगों का मसला, तो कहते हैं यार मेरे पास जहाँ हूँ तब 5 साल से मैं ऐसे ही, तो लोगों के बिजनेस स्केल क्यों नहीं हो पाते, या उसका क्या राइट तरीका है अगर वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहे? और वो मज़ाहन हम कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हैं कामरान जाहिद साहब, और मैं बड़ा खुश हूँ, और बल्कि मैं आज को समराइज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ आज की जो पॉडकास्ट है ना आपको MBA करा देगी, क्योंकि वो जो मैंने 4 साल में सीखा है ना विजन मिशन, उसमें तो वो कोका कोला की एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। वो कोका कोला तो बाहर का ब्रांड है, वो मिशन देखेंगे, फिर फ्रेमवर्क, गोल सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी आज हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आज अगर आप मुझसे पूछेंगे आज की पॉडकास्ट का आप समराइज़ दे दें, बोलूँगा आप कि आपका आज का 1 घंटे का ना शॉर्ट MBA समझ लें आप। तो हम ये सारी डिस्कशन करने जा रहे हैं। कंपनी खोलेंगे तो विजन कैसे सेट करेंगे, मिशन कैसे सेट करेंगे, फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे होगा, पर्पस क्या बनेगा, एम्प्लॉय सबसे बड़ा मसला, एम्प्लॉय हमारा छोड़ के चला गया, हमने उसको ट्रेन कर दिया, ये सारे हमारे जो क्वेश्चन हैं ना आज सारे हल होने वाले। समझ लें आपका एक शॉर्ट MBA होने वाला है। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वो कहते हैं हमारा तो वो हाल है कि हमारे जैसे सदा की बंजर जमीन पर भी तुम्हारे जैसों के बोल पड़ने से फूल खिलते हैं। तुम सुनाओ। सर हम तो बस आपके आने से बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो बल्कि पॉडकास्ट से पहले ही आपका 1 घंटा ले चुका हूँ, तो मैं तो वैसे ही आपका फैन हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हमसे अगर देखें, अल्लाह ताला सुब्हान तआला अगर हमसे कोई काम ले लेना और उसको कबूल कर लें तो ये हासिल है। तो बस मैंने कहा वो जो 1 घंटे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है ना, तो वो सारी ट्रांसफर करनी रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को पहुंच जाए। व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। बिफोर डाइव इन, जैसे मुझे शायद आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, फिर आपने खुद बताया मुझे, और कोई भी नहीं जान सकता आपको, अपने आप को खुद आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। तारुफ में अच्छी चीज़ें तो शायद कम हो और बुरी चीज़ें ज़्यादा हो, लेकिन आई शेयर दैट। और वो हम इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि वो गलतियां जो हम कर चुके हैं वो और लोग ना करें, या हमारे आने वाली जनरेशन वो गलती ना करे। आई वाज बोर्न इन कराची और बहरिया कॉलेज कराची से पढ़ा। वालिद साहब वाज आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। पॉडकास्ट में तो हम्बल इज़ अ वेरी गुड वर्ड, उर्दू में उसको गरीब कहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो वी हैव सीन वेरी हाइज एंड वेरी लोस। तो बजी का चूंकि एंटरप्रेन्योरियल एक माइंडसेट था, तो घर में जानवर रख लिए, कभी मोर रख लिए, और कभी इस तरह का भी बहुत हाई एंड शौक। और बाजू का जब अगर तंगी आ रही है तो वैसी तंगी भी है लिटरली कि हमने 2-2 हफ्ते सालन की शक्ल नहीं देखी, लिटरली नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन वो रेजिलियंस एक बने उसके अंदर डेवलप कर दिया हम तो बहरिया से पढ़ा, और उसके बाद फिर बेशतर जिंदगी का जो इब्तदाई आयाम थे वो कराची में गुजरे, फिर लाहौर ट्रांसफर हो गया, और ऑलमोस्ट 20 साल मेरे लाहौर में गुजरे। बहुत सारी जॉब्स हॉप इन करते। एक मुझे शौक था कि मुझे पता था क्या रहा है, आई नीड टू डू समथिंग बिग। अब वो क्या बिग है, क्यों है, बिग का मतलब क्या है, उसको अचीव कैसे करना है, आई डिडंट हैड एनी क्लू अबाउट दैट, या कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क या अप्रोच नहीं थी उस तक के लिए। 2014 तक मेरे ऑलमोस्ट कितने 12 से 15 बिजनेसेस, वेंचर्स, 18-19 नौकरियां 11-12 साल में, ये सारा हंगामा हो चुका था। आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट, बहुत जल्दी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे भागने वाला, हॉप ऑन करने वाला। तो मैं किसी का भी बिल्कुल भी पसंदीदा इंसान नहीं था एट ऑल, ना HR का, ना मेरे एम्प्लॉयर्स का, ना मेरे दोस्तों का, या जिनके साथ हमने बिजनेसेस किए उनके साथ, क्योंकि यार कामरान तुम टिकते नहीं हो। लेकिन मुझे वो शायद एनर्जी ज़्यादा थी, या मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था इज़ द राइट आंसर। 2014 में एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे टाइम लेंडर्स एक इदारा है उससे मुतारिफ कराया, और एक बहुत शानदार वर्कशॉप है, यू शुड डू दैट। एंड दैट वाज लिटरली इट हैज सीन बाय द टर्निंग पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। वो एक वर्कशॉप की और उसको इम्प्लीमेंट किया, दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। मिसाल के तौर पे क्या था वो वर्कशॉप? सो फॉर एग्जांपल उसमें जो सबसे बड़ी रियलिटी ये थी कि आपको हमने चश्मे लिए होते हैं और जैसे हम दूसरों पे फतवे फिट कर रहे होते हैं, तहसीन भाई आपको तो ये काम ठीक नहीं करना चाहिए, आपको तो ये काम नहीं आता, एक्सेट्रा, यू नो। उससे मैं सबसे पहले इंसाइट मिली कि यार सबसे पहले तो आपको इंसाइट देखना है, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज का एक प्रोसेस और एक फ्रेमवर्क है। आप गोल क्या होता है,
क्यों होता है, कैसे होता है, उसको अचीव कैसे किया जाता है, उसके रास्ते में मसाइल कैसे आते हैं, मसाइल को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे फिगर आउट करना है, असातिज़ा को कैसे अप्रोच करना है, उस्ताद का इंतखाब कैसे करना है, किससे मशवरा लिया जाएगा, किससे नहीं लिया जाएगा मशवरों को लॉक कैसे करना है, डिसीजन कैसे लॉक करते हैं। अभी वो चीज़ें जो देखने में लगता है बज़ाहिर शायद थोड़ी सी आम सी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि आपका कोर्स ऑफ लाइफ तब्दील कर सकती हैं। और खुसूसन और इस सब को करने के लिए आपके पास आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी टाइम मैनेजमेंट। सो इफ यू कैन नॉट मैनेज अ मिनट, यू कैन नॉट मैनेज एन आवर। घंटा नहीं हो सकता तो दिन आप जाएगा, दिन जाएगा तो जिंदगी आपकी जाएगी। और वो हम लोग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली टाइम वेस्ट कर रहे होते अपना। अब वो जो फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट किए सबसे पहले, तो जो पुराने काम पड़े हुए थे बहुत सारे क्लाइंट्स के, वेब डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा था, 4-1 साल हो गए थे मुझे उस वक्त ही काम करते हुए। वर्डप्रेस में हम लोग वेबसाइट्स बनाते थे, तो वो क्लाइंट्स का काम निकलना शुरू हुआ तो पैसे आना शुरू हो गए। सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है 30-32 साल के लड़के के लिए, लड़का बंदा जो भी आप उसको कह लें, पैसे आना शुरू होता है तो थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस काइंड ऑफ थिंग। मैंने कहा इसका मतलब है फ्रेमवर्क काम करता है। अम्मा को बताया, अम्मा के साथ बैठ के वो ऑनलाइन कुछ हिस्सा वर्कशॉप का था वो कर लिया, चीज़ों में तब्दीली आना शुरू। सुबह सोने की मुसीबत से जान छूटी जो कि शायद मेरी नहीं छूट सकती थी। इंसान है तो हम टेक इंडस्ट्री के लोग वैसे ही, उनका चैलेंज होता है कि रात को देर तक आपने काम करना है और सुबह आप सो रहे होते हैं। और सुबह के वक्त में जो बरकत है वो अनमैचेबल है, आप यानी किसी तरह से उसको मैच नहीं कर सकते। रात में बहुत देर तक काम करके आप 5 रातें जाग लें एक तरफ, और सुबह के वक्त के वो घंटे कंज्यूम करना शुरू करें एक तरफ। तो इस तरह की कुछ तब्दीलियां हैं जो कि बहुत मैसिव तब्दीलियां साबित हुई। मेरे एक दोस्त है और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खैर दे, उन्होंने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया। यार कामरान, मोहम्मद अली नाम है उनका, और मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ, लेकिन अली तेरा ये एहसान मुझ पर ना पूरी जिंदगी रहेगा। और शायद मैं समझता हूँ कि हमसे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इम्पैक्ट हुए 10,000 के आसपास लोग मुझसे पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इन पर्सन जो ऑनलाइन, और उसके अलावा बेनिफिशियरीज बहुत ज़्यादा। तो ही वाज द पर्सन टू फाइंड दैट लेंस, यानी ही हैड दैट लेंस टू फाइंड मी। यार कामरान, यू आर नॉट अ टेक गाय, यू आर नॉट अ मार्केटिंग गाय, यू आर नॉट अ सेल्स गाय, यू आर प्राइमरीली अ ट्रेनर। और मैंने उनसे कहा, मैं कर ली खुदा खौफ कर, इतनी सारी नौकरियां जॉब्स के बाद 4 साल टिक के काम किया है, मुझे बहुत खफगी का सामना करना पड़ेगा घर वालों से, बाकी सबसे। बेगम के भी झगड़े होते थे कि मतलब आपको कोई काम ही नहीं और फिर ऑफ ऑन। मुझे कहा नहीं यार कामरान, यू आर अ ट्रेनर, आई टेल यू। एंड यूज्ड टू ब्राइब मी दैसीन भाई, सबवे ले जाएगा, सबवे खिलाएगा और कहेगा कामरान मैं तुझे बता रहा हूँ तू ट्रेनर है, यू शुड गो फॉर ट्रेनिंग्स। और महीना 1.5 महीना उसने कह के मुझे जैसे तैसे ना इस बात पे सोचने पे मजबूर किया है। स्टार्टेड थिंकिंग, और फिर डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हुए। 6-7 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम टेक इंडस्ट्री आई वाज लिटरली इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री फुल फ्लेज। टाइम लेंडर्स हमने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग्स, कोचिंग और ये काम हमने शुरू किया। ट्रेनिंग में फिर एक जो बॉटलनेक मुझे महसूस हुआ या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे महसूस हुआ, दैट वाज 2019। एक तो कोविड का ने वो हिट किया, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को काफ़ी इंपैक्ट हुआ और लोग काफ़ी कन्फाइन हो गए सारे मामला। और फिर मुझे समझ में आया कि यार ट्रेनिंग के बाद एक और स्टेप होता है। सो अगर इसको हम पिरामिड बनाए ना, तो सबसे नीचे वाला स्टेप होता है मोटिवेशन का। 0 to 1 आप कहते हैं कुछ करना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से मसला नहीं हल होता, यू नीड सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स टू डू दैट थिंग, दैट इज ट्रेनिंग। सिर्फ ट्रेनिंग से भी मसला हल 100% सॉल्व नहीं होता। फॉर दैट यू नीड पर्सनलाइज्ड एडवाइसेस। वो जो टॉप है ना उस पिरामिड का, तो उसे हम कहते हैं कोचिंग या कंसल्टिंग। तो 2019 के बाद फिर मैं प्रॉपरली कंसल्टिंग के अंदर मैंने अपने आप को पिवट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेनिंग्स भी होती हैं, यस वी डू ट्रेनिंग्स, लेकिन कंसल्टिंग इज व्हाट वी डू। तो जर्नी ये है कि, और उसके पीछे रीजन जो बहुत आप कहते हैं ना कि कामरान भाई व्हाई डू यू, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं यार कामरान यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह लग शुक्र है, यू हैव वेरी मच एनर्जी एंड यू कम अप विद वेरी ज़ील काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे कहते हैं हम क्या इसका क्या रीज़न है, आप कितने पैसे बना लेंगे, क्या कर लेंगे। मैं क्या ठीक है, पैसे वैसे भी आपको बनाने चाहिए, मुसलमानों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे अपने वाले साहब के चेहरों पे जो पड़ने वाली झुर्रियाँ थी ना वो याद आती हैं बहुत। ही डिड मल्टीपल बिजनेसेस एंड he had a very passionate heart, very hard working, लेकिन शायद फ्रेमवर्क्स कहीं पे मिसिंग थे। अगेन खुदा न खास्ता वाले साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो हम इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि उन्होंने कोई गलती की, इस पर्सपेक्टिव से कि अगर कोई गलती थी भी या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था और हम उसको कवर अप कर लें और किसी और बाप के चेहरे पे पड़ने वाली एक झुर्री में कम कर सकूँ ना, अगर उसकी औलाद के लिए एक और आसानी का बाइस में बन सकूँ थ्रू माई सिस्टम्स फ्रेमवर्क्स, तो ये वो पैशन है जो मुझे ना भगाता है, कहता है यार do something. So from very humble family to alhamdulillah now coaching and consulting $1 million companies के CEOs and systems. It's a long way alhamdulillah. बहुत नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ा सा एक जर्नी में दिखा कि आपने बोला कि 30 to 30 कि एज आपने उस वक्त आपको डायरेक्शन मिली, इज इट राइट? या 32 31। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन करा कि अगर अभी लोग कहते हैं मेरी 30 साल की उम्र हो गई है, देन
आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं कि एज इज नॉट द लिमिट, एज कोई आप अगर 30 पे भी आ गए तो स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसमें ना दो तीन चीजें समझने की है। एक तो पहली बात ये है कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन ना हो। एज कंपैरिजन तो एज कंपैरिजन भी देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक की एक टाइमलाइन बनाई है डिफरेंट। सही है। अगर तो ये बॉटलनेक हो, क्योंकि एक समझने की बात ये है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव्स लूंगा कहाँ से। क्या मैं अपने पर्सपेक्टिव्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए सिस्टम से लूंगा या दुनियादारी से लूंगा? तो अगर दुनियादारी से लूंगा फिर तो प्लीज गो आउट एंड फिगर आउट योर वे, मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आपने पर्सपेक्टिव्स लेने अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए तरीकेकार से और वो बेस्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औलाद किस उम्र में हुई थी? हाँ, बहुत लेट थी हजरत, इट्स वेरी वेरी यानी बहुत देर से, ठीक है। अच्छा, वो बिल्कुल कुरान पाक में जो उनका जिक्र आता है वो ये कि वो बहुत ज़ईफ हो गए हैं और मेहमान उनके पास आए हैं, यू नो। तो और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। फॉर एग्जांपल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब वो अगर हम कमरी एतबार से करें तो इस साल और साल में 1.25 साल का फर्क होगा। इट वाज अराउंड 38.5 समथिंग जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके मुताबिक। और बाकी अंबिया किराम के बारे में जो मेरा मुताले है दैट इज अराउंड 40 के अराउंड उनको नबूवत मिली। इसका मतलब ये है कि वहां से तो उनका काम स्टार्ट हुआ। कैरियर, अगर हम उसको कैरियर करें तो उसके यानी जो उनका प्रोफेशनल काम था, जो अल्लाह ने जिस काम के लिए उनको भेजा, तो वहां से तो काम शुरू हुआ और फिर इवेंचुअली वो आगे चलता रहा। तो अपने आप को कंपेयर ना करें, नंबर 1। नंबर 2, यू नेवर नो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या टाइमलाइंस बनाई है। अभी मौजूदा एरा में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 60 साल की जिंदगी में कैरियर शुरू किए हैं। 70 साल के लोगों ने कैरियर स्टार्ट किए, मॉडलिंग स्टार्ट की है, जिम स्टार्ट किया है। पिछले दिनों भी देख रहा था आपसे जिक्र और था, आप कहते हैं मैं जिम जाता हूँ, तो मैं पिछले दिनों अपनी अम्मा को मोटिवेट करता कि अम्मा अब ना लेट्स, मैं जब जा रहा हूँ जिम तो मैं जा रहा हूँ तो फिर बाकियों को भी जाना चाहिए यार, मतलब मैं अकेला क्यों जाके पसीना पाऊँ। तो अम्मा कहते नहीं बेटा, आप तो देखो ना अराउंड 65 और घुटनों में तकलीफ है, जैसे बुजुर्गों की होती है, सारी जिंदगी खिदमत करते हुए गुजर जाती है उनकी बच्चों की। तो मैं आई केम अक्रॉस इंडिया की खातून है, आई एम मिसिंग हर नेम। अगर सर्च करेंगे ना इंडियन ओल्डर लेडी अराउंड 70ish, या उसका लिंक हम ढूंढ के कहीं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शी स्टार्टेड जिम एट 70, पावर लिफ्टिंग। वो 100 kg की डेडलिफ्ट उठाती है वो बंदी, मतलब वो तो भाईजान हमारी वालदा के बराबर है, मतलब 70ish इज अ लॉट ऑफ एज। और इस तरह की मतलब, अच्छा ये नहीं कि हर बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल, हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई भी नहीं कर सकता, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। सो कंपेयर ना करें एंड यू कैन स्टार्ट वेयरएवर यू वांट। आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ मालूम करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जिम में अच्छे ना, आप साइकिलिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप किसी और एक्टिविटी में अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में। यस, और उसको भी मैं तो इस बात पे बहुत फोकस करता हूँ कि आपके फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। आप फ्रेमवर्क्स पे भी मैं चाहता हूँ, फ्रेमवर्क्स का मतलब है सिस्टम, एक प्रोसेस। सो अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के भी सिस्टम्स मौजूद है दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, इकिगाई एक बहुत शानदार फ्रेमवर्क है। बिल्कुल है। इकिगाई कहता है कि जी 4 सर्कल्स हैं और आपस में इंटरवीन होते हैं, तो उसका आसान जुबान में कहते हैं कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपको भाता हो, आपका दिल हो, आता हो, स्किल्ड हो, कमाता हो, पैसे आने चाहिए, और सुलझाता हो, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। अब इसमें से हर सवाल के जवाब के लिए 10-10, 15-15, 50-50 सवाल के सेट्स बने हुए। सिंपल, आप कुछ भी ना करें ना, सिंपली गो टू चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल और कहेंगे जी आई वांट टू फिगर आउट के व्हाट इज माय पैशन एंड आस्क मी 50 डीप क्वेश्चंस, और दें उसका आंसर। टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, पर्सनालिटी टेस्ट पड़े हुए, लॉट ऑफ थिंग्स बहुत है। तो वहां से बजाय ये कि आप वैसे भी फाइंड आउट तो कर सकते हैं, वैसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्या मुश्किल काम है। आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, गलतियां होंगी, पता चल जाएगा आपको। अपनी गलती करके सीखेंगे तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना और दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। तो सीख के जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये बात लेकिन आपकी ठीक है कि स्किल सेट या स्ट्रेंथ कैन बी फिगर्ड आउट। यस, अगर हम अपने आप को कुछ अपना फ्रेमवर्क बनाएं या बिजनेस का फ्रेम, मैं कोई दूं मॉडल, बिजनेस मॉडल दूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एआई की सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, तो उसका क्या फ्रेमवर्क बनेगा? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आप ये तय कर लें कि आपने पहुंचना कहाँ है। What do you want to do? What in impact? terms of money, in terms of all the aspects. हम जो हम कंसल्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं हम एक बहुत ही एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत टॉप नॉच कंपनीज वो यूज करती हैं। उसे हम कहते हैं BSC फ्रेमवर्क, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क। तो उसके 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। वो कहता है कि जी आपको 4 लेंजेस से अपने बिजनेस को देखने की जरूरत है। पहला लेंस है फाइनेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि where do I see myself या my business in terms of 10 years, 5 years, 3 years, जो भी आप प्लान करना चाह रहे हैं। आइडियली तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग रन करना चाहिए, क्योंकि दुकान में और बिजनेस में फर्क होता है, बिजनेस में और ब्रांड में फर्क होता है।
तो आपने दुकान बनानी है या बिजनेस बनाना है या ब्रांड बनाना है, तो उसी तरह की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो फाइनेंस नंबर 1, आपके सवाल का जवाब ये है कि किस तरह का विजन बनाएं, तो फाइनेंस में आपका एक विजन होना चाहिए। सेकंड इस पर वो सेकंड लेंस है, उसे हम कहते हैं कस्टमर। और हम BSc फ्रेमवर्क के कुछ लिंक्स भी हम यहाँ पे दे देंगे इंशाल्लाह। कस्टमर का मतलब ये है कि व्हाट इम्पैक्ट आर यू ट्राइंग टू क्रिएट, या हु आर योर बेनिफिशरीज इन हेल्थ केयर। वो पेशेंट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके केस में वो ऑडियंस हो सकती है वगैरह। तो कस्टमर का हम विजन बनाते हैं, किस तरह के लोग, उनका एज सेक्टर क्या होगा, उनको क्या वैल्यू उनकी जिंदगी में हम ऐड करेंगे, इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को हमारे बिजनेस के होने से और ना होने से, या सर्विसेज को क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड इज इंटरनल प्रोसेस, कि इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। एंड फोर्थ इज उसे हम कहते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ। तो उसके लिए आपको आपके जो टीम, जिस पीपल एंड कल्चर जिसे कहते हैं, कुछ लोग उसे HR कहते हैं, मैं उसकी इस्तेलाह से बहुत इख्तिलाफ करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल भी नहीं होता, ह्यूमन एसेट भी नहीं होता, ह्यूमन बीइंग होता है। ये बात समझने की। मेरा एक दोस्त है वजी, उन्होंने मेरा ये पर्सपेक्टिव क्लियर किया, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खैर दे, इट वाज अमेजिंग। उन्होंने कहा यार ह्यूमन बीइंग होता है, बट दैट्स इट, तो आपको ह्यूमन को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तो हम कहते हैं इसे पीपल एंड कल्चर होना चाहिए। तो पीपल एंड कल्चर, आपको खुद क्या सीखने की जरूरत है, आपकी टीम को क्या सीखने की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा आपको इन ऑर्डर टू क्या वो प्रोसेस बना सकें, ताकि आप वो कस्टमर्स को इम्पैक्ट कर सकें और उसके नतीजे में कोई फाइनेंस क्रिएट कर सकें। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपने काम फ्रेमवर्क बनाना चाहें, तो सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर हो इन चारों एस्पेक्ट्स के, और फिर उस विजन के पीछे सेकंड क्वेश्चन इज, यानी पहला इज व्हाट डू यू वांट टू डू, सेकंड इज व्हाई डू यू वांट टू डू। इफ दैट वाई, उसे हम पर्पस ऑफ विजन कह सकते हैं। वाई तो नॉर्मली पैसे ही होते हैं कि भाई ज्यादा पैसे डॉलर में आ जाए। बहुत अच्छी बात है, यानी पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बहुत ज्यादा कमाने चाहिए, बहुत ज्यादा कमाने चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये माइलस्टोन है या डेस्टिनेशन है, या ये व्हीकल है या डेस्टिनेशन है। मेरे ख्याल से तो ये व्हीकल ही आएगा, डेस्टिनेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी ख्वाहिश बढ़ती रहेगी। यस, and we need to understand that। और अगर कोई 15-20 साल 16 साल का बच्चा ये डिस्कशन कर रहा हो, नहीं जी नहीं अभी तो सिर्फ मैं पैसे कमाऊंगा, या हमारे कुछ बहुत सीनियर साथी भी हैं वो कहते नहीं जी नहीं बस आपको पैसे कमाने पे फोकस करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पार्शियल सच है। उसकी वजह ये है कि उस पैसे कमा के आपने क्या करना है। अगर तो विजन क्लियर होगा बंदे का, अब होगा क्या आपने नहीं देखा कि लोग पैसे कमाते एंड दे गेट अ जैकपॉट कंटेंट इकोनॉमी को लेवरेज करते हुए या किसी और तरीके से, और उनकी फैन फॉलोइंग भी हो गई, उनके पास पैसा भी आ गया, और उसके बाद वो उल्टा उसको नुकसान का बाइस बनाते हैं। अरमगान का जो केस हुआ, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको तो जितना पैसा था उसके पास, उसको तो ज्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए था सोसाइटी के लिए। गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इंपैक्टफुल होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि पैसा व्हीकल है। अगर तो डेस्टिनेशन क्लियर है तो वो व्हीकल आपको ठीक जगह पहुंचाएगी, और अगर नहीं है तो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बहुत ही अनाड़ी ड्राइवर को मैक्लारन में या फेरारी में बिठा दें, तो वो नुकसान भी उतना ज्यादा करेगा, जो कि हमने और ये अरमगान का तो एक केस आ गया, इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हमने अपने माशरे में अपने सामने देखे। सो हम ये कहते हैं कि जी व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस। अच्छा, उसका भी एक बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है, उसे हम कहते हैं 7 वाइज का एक फ्रेमवर्क है। व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस? टू अर्न मनी, ओके, सो that I can take care of my family, so that I can be happy, so that I can be peaceful, so that I can earn more money। मैं ये तो बहुत विशियस सर्कल है, you can never get out of it। कमरान भाई क्या करें? मैं कहा इसका हल ये है कि आपको अपनी जात और अपनी फैमिली की जात से बुलंद होकर सोचना चाहिए। That is what maturity is। कमरान भाई ये तो दौर ऐसा है, यहाँ तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, नफ्स नफ्सी का दौर है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो एक बहुत सिंपल सा लेंस है, आप गिलास आधा खाली देख लें, आधा भरा हुआ देख लें, इसमें तो कोई नहीं। हाँ, और क्या हमारे आसपास में इम्पैक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं खड़ी हुई? मिसाल के तौर पे क्या अखुवत हमारे सामने नहीं है? अभी परसों भी मैं क्या बताया, NID यूनिवर्सिटी में एक सेशन था हमारा बहुत अच्छा, और उसमें जब मैं स्टैट्स देख रहा था तो मुझे आई प्रिसाइजली रिमेंबर पिछले साल दिसंबर में एक सेशन दिया था, तो उसमें मैंने अखुवत के स्टैट्स शेयर किए थे। तो उस वक्त 240 बिलियन रुपीस के कर्जे दे चुके थे विद 99.96 रिकवरी रेट इन पाकिस्तान। Millions of families, 99.9 रिकवरी रेट पाकिस्तान में। Would you believe? 2.25 मिलियन फैमिलीज ने 99.9 ऑफ देम, 99.9 इज लिटरली 100% ने पैसे वापस कर दिए आपको, और वो भी छोटे कर्जे, 10, 15, 20, 50 हजार लाख रुपए का कर्जा।
और मैं पिछले साल सोच रहा था, मैं उस वक्त एक जगह सेशन दे रहा था, मैं सोच रहा था यार अल्लाह करे ये 41 बिलियन के और कर्जे अगर इनके हो गए ना, जो टोटल पूल है 2001-2 से उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो $1 बिलियन के कर्जे हो जाएंगे. एंड वी कुड से यार पाकिस्तान की कंपनी है. परसों जब मैंने उसके स्टैट्स निकाले तो आई वाज अमेज्ड तहसीन भाई, इट वाज 334.7 बिलियन रुपीस के कर्जे वो दे चुके हैं अब तक, और 99.96% रिकवरी हो चुकी है. akhuwat.org.pk I guess is the address. We'll send the links in here inshallah. उसकी उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, जाके देख लें आप. कौन भाई यार, अगर आप ये बात कर भी रहे हैं तो 3.7 मिलियन फैमिलीज, 36-37 लाख फैमिलीज ने कर्जे लिए हैं और वापस किए हैं. और 300 अगर 334 बिलियन है मिसाल के तौर पे, तो इतना पैसा जनरेट भी तो हुआ है, बल्कि इससे ज्यादा जनरेट हुआ है, ये तो वापस हुआ है. ये पैसे अपनी सिर्फ रकम वापस की है, ये तो सिर्फ असल जर जो वापस किया, तो उससे उन्होंने गाड़ी भी तो चलाई. अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यार 3-4 दिन पहले मैं एक सेशन में था, वो कुछ उलमा के साथ सेशन थे, उनका एक पर्सपेक्टिव था फॉर एग्जांपल कि यार ये तो फलाही इदारा है जिसकी आप हमें बात बता रहे हैं, हमें बिजनेस की बात बताएं. तो मैंने उससे कहा कि यार आपको ये बात भी समझने की जरूरत है, चाहे वो अखुवत है जिसका मैंने मिसाल दी, या कराची में एक बहुत शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, जिसको हम जानते हैं, 60 लाख मरीजों का इलाज करता है वो हर साल अक्रॉस पाकिस्तान. पिछले साल मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से. मैंने कहा बारी साहब हाउ डिड यू मेक इट हैपन? उन्होंने कहा ऑलमोस्ट कोई 36 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने कहा 36 बिलियन इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट. उन्होंने कहा इतना तो हमारा सालाना ऑपरेशनल एक्सपेंस भी है पूरे पाकिस्तान में. आई वाज लाइक ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है. अब एक लेंस ये है कि हम ये देखें कि यार ये तो फलाही इदारे हैं और आप हमें बिजनेस का फ्रेमवर्क बता रहे हैं. अब मैं उनसे पूछता ये हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इस फलाही इदारे को डॉक्टर अब्दुल बारी अकेले तो नहीं चला रहे, डॉक्टर अमजद साकिब अकेले तो नहीं चला रहे, ये पाकत तकाफुल का इदारा खड़ा हुआ है तो वो अकेले, देयर इज टीम, हजारों एम्प्लॉइज हैं, 4,500 के आसपास एम्प्लॉइज अखुवत के हैं. इंडस हॉस्पिटल के बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से लेके ऑल द वे फ्रॉम पीएन से लेके सीईओ तक, एक लंबी लिस्ट है. वॉलंटियर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं. तो क्या उनके घर नहीं चल रहे? एक और बात जो मैं समझने की जरूरत है वो ये कि कसरत और बरकत में फर्क होता है. सही. मैं स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कामरान भाई प्लीज इलैबोरेट करें. सही. तो हमारे व्यूअर्स भी जो हमें देख रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर आप थोड़ा सा करें, अपनी जिंदगी पे गौर करें, तो क्या ऐसा नहीं होता बाजू का 3-3 महीने आपके घर में कोई बीमारी नहीं आती, और छोटा सा वायरल होता है और सबके सब बेड पे होते हैं. 3-4 दिन छुट्टी ऑफिस एक ही होती है, बच्चों की स्कूल पैसे से समझाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. कसरत और बरकत को हम आप पैसे से समझाएंगे ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. पैसा भी देखिए, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है फॉर एग्जांपल, वो ये मुझे लगता है मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है. मेरा बेटा था उस वक्त 7 साल का. उसने मुझसे पूछा, कहते बाबा आप ये जो कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी, वो मुझे कहता है अभी आप जो मुझे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करें तो उससे बरकत होगी, तो कहाँ है बरकत? मेरी पॉकेट मनी उतनी की उतनी है. अब उसको आप बरकत समझाएं. तो मैंने उसको एक बात समझाई. मैंने कहा अबान बेटा मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम पिछले 3 महीने में बीमार हुए हो? उसने कहा नहीं. मैंने कहा तुम्हारे किसी ने कोई चीज छीन के खाई तुमसे? नहीं. कोई पैसे गुम हुए तुम्हारे? नहीं. कोई चोट लग गई है तुम्हें? नहीं. दिस इज बरकत. नहीं होते पैसे, 1 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी और 15-20 हजार रुपए दवाइयों पे लग जाते हैं. आपकी खड़ी हुई गाड़ी को कोई ठोक के चला जाता है. ऐसा इधर से स्क्रैच लगेगा, उधर से लगेगा, आपका सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव उड़ता है और आप बैठ जाते हैं 2 दिन के लिए. आप कहते हैं यार और कुछ नहीं होता, तो आपको लगता है आपके जेहन में ना क्लाउड बन गया कोई, और समझ ही नहीं आ रही होती कि अब करना क्या है. दिस इज व्हाट, इसका इन सारे मसाइल का ना होना इस बरकत. तो उसको मॉनेटरी टर्म से करें तो मॉनेटरी टर्म से भी समझ में आती. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहता हूँ जी पहला इज कि आपका विजन क्लियर हो कि आपने कहाँ जाना है इन ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ बीएससी फ्रेमवर्क. नंबर 2 इज के फिर आपने वहां पे क्यों जाना है, व्हाई डू यू वांट टू बी देयर. सिर्फ पैसा, ओके 7 वाइज का फ्रेमवर्क गुजारें और आप देख लें कि पैसा क्यों, वो चीज क्यों, वो चीज क्यों, वो चीज क्यों. पैसा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए. क्या बेबरकता होना चाहिए? नहीं. बरकत वाला होना चाहिए. बहुत रिच साहब इकराम थे. लेकिन उसका वाई इसके, अच्छा पैसे से करना क्या है? हम कहते हैं आपका वाई स्ट्रॉन्ग करें. उसके पूरा फ्रेमवर्क है 7 वाइज, मैंने आपको बताया. फिर वो जो फ्रेमवर्क आप उस फ्रेमवर्क से जो आंसर्स करते हैं वो फिर रेलेवेंट असातिज़ा से वेट करवाते हैं. बिजनेस प्लान बनाते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं तो हम असातिज़ा से सीखते हैं ना, इंश्योर करने के लिए कि हम गलती ना करें. तो जिंदगी गुजारने के लिए कोई फ्रेमवर्क ना हो या उसके लिए कोई असातिज़ा ना हो, या मुंह उठा के चल पड़े, तो ठीक है आप मुंह उठा के चल भी पड़ेंगे, मंजिल भी मिल जाएगी, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर किसी से सीख लेंगे तो अच्छा होगा.
क्यों सीख लें? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फस्अलू अहल ज़िक्र, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम अहले ज़िक्र से पूछ लो। तो इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए, सादा बात। तो आपने विजन लिखा, वाई ऑफ विजन लिखा और उसको किसी उस्ताद से वेट करवा लिया कि जी ये वाई है, ठीक है, गलत तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो रही, ओके। फिर उसको हम फाइनेंशियल प्लान के अंदर डिटेल ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ऑपरेशनल प्लान के अंदर डिटेल ब्रेक डाउन करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी सर्विसेज, किस महीने में कितनी, उसके लिए कौन कितनी HR, और उसका जो डिटेल प्लान बनता है, फिर हम कहते हैं कि जी अब आपको एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए। असल में एक सवाल आपका ब्रेक नहीं करना चाह रहा तो सब बात को, जैसे आपने कहा विजन है, विजन बनाया आपने उस्ताद से वेरीफाई करा लिया, तो हम वो बंदे कैसे ढूंढेंगे कि द पर्सन वो राइट है या नहीं? क्योंकि अभी हम जैसे अगर मैं ऑनलाइन मैं काम करता हूँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो उस इंडस्ट्री के लोग फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस्ताद ढूंढने का भी एक फ्रेमवर्क है। एक है कि उस्ताद किसको पकड़ा जाए, किससे रहनुमाई ली जाए। एक है कि आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क हो, एक ऐसा फ्रेमवर्क मतलब है, सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ हम पॉडकास्ट करना, पॉडकास्ट का एक फ्रेमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। पॉडकास्ट को हम बोलते हैं कि हम, मेरा पॉडकास्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड या कराची पाकिस्तान का एक टॉप लीडर पॉडकास्टर बन जाऊँ। परफेक्ट, ये आ गया। तो हम ये कहते हैं कि आप इसका हम उस्ताद कैसे ढूंढे, मैं तो पहला सवाल। तो हम ये कहते हैं कि आपके 3 काम आपको देखने चाहिए। वैसे तो उसका काफी बड़ा फ्रेमवर्क है, मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 3 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 इज के वो इंसान मुखलिस हो, आपको पता हो यार ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है, जो हमें जाहिर से पता चलता है, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। नंबर 1 सो उसे हम कहते हैं कि वो आइडियली तो अल्लाह से डरने वाला हो, वो पता हो यार मेरा नुकसान नहीं करेगा। अल्लाह से डरने का मतलब नहीं कि उसने टोपी दाढ़ी जुब्बा पहना होगा तो अल्लाह से डरेगा। जिसने नहीं डरना वो टोपी पहन के भी नहीं डरेगा, और जिसने डरना है तो वो उसके बगैर भी डरेगा। तो अल्लाह से डरने वाला हो, मुखलिस हो। नंबर 2 आपके मिजाज के साथ रेजोनेट करता हो, आपका उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो सके। उम्र ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, आपकी कास्ट का हो सकता है, नहीं हो सकता, आपकी जुबान का हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन आपके साथ रेजोनेट, आपको लगे इसके साथ मेरी एनर्जी मैच करती है। क्योंकि लर्निंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। जिन मज़ामीन में हम अच्छे थे, हमारे उसकी वजह ये कि उनके असातिज़ा अच्छे थे हमारे, तो रेजोनेट करे। तीसरा फिर ये है कि वो अपने फन का माहिर हो। सिर्फ मुखलिस होना काफी नहीं है। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आप मुझे एक हवाई जहाज दे दें उड़ाने के लिए, जौहर चुरंगी पे वो जहाज क्रैश हुआ होगा, उसी वजह कि मैं स्किल्ड नहीं हूँ जहाज चलाने में, एज ऑफ नाउ फिलहाल नहीं। तो वो स्किल्ड हो अपने काम में। अब कैसे पता चलेगा कि वो स्किल्ड है या नहीं है? तो अगर तो आपने किसी ऐसे उस्ताद को हायर करना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, जो कि पब्लिक फिगर है, तो जाहिर बात है उसने कोई ना कोई कंपनीज हैं जो कि बनाई हुई होंगी, उसकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास होंगी, उनकी कोई लिस्टिंग्स हो सकती है, वो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में या किसी इस तरह के पब्लिक फोरम पे लिस्टिंग हो। 4, 5, 6, 8 हमने नाम अगर रिसर्च किए, अब तो रिसर्च करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, AI इज देयर, गूगल इज देयर वगैरह। ये काम भी हो सकता है कि आपने अगर पॉडकास्ट का करना है ना, फॉर एग्जांपल मेक अ लिस्ट ऑफ, मिसाल के तौर पर 10 पॉडकास्ट होस्ट इन कराची, जहां तक जो आपकी एक्सेस में है, और उनसे आपने ना 10 लोगों से सलाम दुआ हालचाल पूछ लिया कि यार एक अच्छा उस्ताद तो बताएं आप। वो 10 लोग अगर आपको एक उस्ताद भी बताएंगे, उनमें से कुछ लोग मुश्तरक होंगे, 6, 7, 5 नाम आपके पास आ जाएंगे। उन 5 नामों को थोड़ा सा रिसर्च करके, टीम लगा के या खुद रिसर्च करके, इन्होंने कौन से वेंचर्स किए थे, क्या काम किया है, हिस्ट्री क्या है, लोकल सेंटीमेंट क्या है, और आप जब थोड़ी सी बातचीत करना शुरू करेंगे तो बहरहाल हर इंसान का एक प्रोफाइल होता है। आपको बताएंगे हाँ यार कामरान जज्बाती आदमी है, नहीं यार कामरान बहुत स्टैटिक आदमी है, नहीं यार ये डीप काम करता है वगैरह। और उसके बाद उनमें से 3 लोगों को अपने तौर पर शॉर्टलिस्ट करें, जाके पहली मुलाकात कर लें। पहली मुलाकात में आपने अगर ये देख लेना कि मुखलिस है या नहीं, और आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है कि नहीं, उसको उस्ताद बनाएं और उसके साथ काम करना शुरू कर दें। एक सवाल उसमें जरूर आता है कि यार कामरान भाई जो इतना टॉप नॉच उस्ताद होगा मुझे टाइम क्यों देगा? तो उसके 2 तरीके कार हो सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, हर चीज की कीमत है। नींद की कीमत है, एक्सरसाइज की कीमत है। नींद अगर मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ तो वो एक्सरसाइज की कॉस्ट पे लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ तो वो गपशप की कॉस्ट पे करता हूँ वगैरह। इसी तरह से उस उस्ताद का जिससे आप टाइम लेना चाह रहे हैं, उनके पास भी उनका भी वक्त है और वो कीमती है। अब आपने कैसे लेना, या तो हो सकता है वो प्रोफेशनली सर्विसेज देते हो, तो फॉर एग्जांपल मेंटोगा एक वेबसाइट है, हमारे दोस्त हैं फरीदून, बहुत अच्छा वेंचर है, उस पर आपको इस तरह के बहुत सारे साथी मिल जाते हैं जो कि बहुत आसानी से 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन। आप सेशन बुक करें और उनसे बातचीत कर लें। अगर वो नहीं है मेंटोगा पे या इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो फिर आप उसको फिगर आउट करें कि मैं इनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और उनसे स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछें। देखो तो मैं आपसे कहूँ यार तहसीन भाई, यार आपसे मिलना है यार, हाँ इसमें मैं, आप तहसीन भाई भी कहेंगे मसरूफ आदमी, हाँ ठीक है हम भी मिलते हैं। एक बार से कहता हूँ यार तहसीन भाई मुझे आपके ना 9 मिनट चाहिए, ये 3 सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
सही। तो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हो जाता हूँ, ऑनलाइन आपके पास सकता है, वो मुझे बता दीजिए। अच्छा बहुत मसरूफ है, आप कहते हैं बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा तहसीन भाई आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, मुझे बताएं, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आपको पिक करूँगा, वहाँ पर ड्रॉप करूँगा, मुझे खिदमत का मौका दें, वक्त ले लें उनसे, आप उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर दें, उनसे वक्त ले लें। हर एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। सो इफ यू नो द राइट फ्रेमवर्क ना, और ये भी एक अच्छा उस्ताद पकड़ लेना, अगर आपको बताएगा अगर साथ से वक्त लेना कैसे आपने। और मैंने एक चीज अपना भी एक्सपीरियंस किया कि जो एक जिंदगी में इम्पैक्ट कर चुका होता है वो रेडी होता है सर्व करने के लिए, आप उससे सिर्फ कनेक्ट कर लें। यस ये तो मैंने बहुत ही पहले मुझे लगता था नहीं यार इस पर टाइम नहीं होगा, वो कहता है अगर आप कनेक्ट करें उसको राइट, अगर आपने मैसेज किया वो अवेलेबल होता है। मेरी तो परसेप्शन लग रही है कि 40 साल के बाद समझ वो मुझे समझ में आई, पर दुनिया के मैंने हर शख्स को ट्राई किया है, लेकिन राइट टाइम पे उसको राइट कनेक्ट करोगे और राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लें स्पेसिफिक, ये 3 4 5 सवाल हैं, ये मैं इसका आउटकम चाहता हूँ, तो और ये मैं इसके लिए दिस इज द वे आई कैन गो अलोंग, मैं आपके लिए वॉक कर सकता हूँ, आपके साथ एक्सरसाइज कर लूंगा, मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा, ABC जो भी, तो लोग आंसर करते हैं, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा कमरन भाई, एक रिसर्च मेरी अपनी है, मे भी गलत हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है इसको, मैंने ये देखा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ करें, तो क्या वजह है हमारे पास, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, छिपा उठा लें, वेलफेयर उठा लें, JDC उठा लें, सलानी उठा लें, ये सक्सेस कर रहे हैं, और ये बेइंतहा एक तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसी भी देखी जिसमें 25-25 हज़ार काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आई थिंक वो दावत इस्लामी के मेरे शायद मैंने विजिट किया तो करते हैं, हमारे पास 25,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं खाली, ठीक है। मैं हैंड्स का मैंने विजिट किया है तो उनके पास कोई ऑलमोस्ट 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ थे, हैंड्स जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो मैं अमेज्ड हूँ कि इनके पास इतने एम्प्लॉयज़, क्यों हमारे यहाँ बड़े कंपनीज़ के पास इतने, मैं टैक्स में तो ऑलमोस्ट कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ IT के, पाशा, पीसैप, इनके मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट कर चुका हूँ, कोई ऐसी कंपनी मुझे नहीं दिखती जिसके अंदर कोई, एक आध है हम उसका भी नाम नहीं लेते। तो जैसे अगर मैं मेरे को 10 से ज़्यादा तो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हैं जिनके हम 10,000 प्लस एम्प्लॉय मिलेंगे, क्यों हमारे यहाँ टैग या दूसरी कंपनीज हैं जिसके ऊपर इतने एम्प्लॉय नहीं है, क्या वजह लगती है आपको? मैं चूंकि बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ तो मेरा जो लेंस है वो कंसल्टेंट का लेंस है, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। हमें एक बात तो समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज़ है अगर उसके अपने होलिस्टिक पिक्चर नहीं देखी तो बहुत मसाइल हो सकते हैं। सही। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होना महज कामयाबी का या सक्सेस का रेशियो नहीं, सक्सेस का वाहिद मेट्रिक नहीं हो सकता, एक बात समझने की है, नंबर 1। नंबर 2, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, बी इट इंडस हॉस्पिटल, चीपा, ईदी, जो भी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, नेक नियती से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटेबल हो, नॉन चैरिटेबल हो, तो हम एक है कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखें, एक हम ये देखें कि उन एम्प्लॉइज की वेल बीइंग क्या है। एक साल पहले यानी द मोमेंट दे जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक साल में वो कहाँ थे, 5 में कहाँ थे, 10 में कहाँ थे, उनकी फैमिलीज को क्या इम्पैक्ट आया या नहीं आया। अगर तो आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो ये एक सीरियस क्वेश्चन है। तीसरी बात ये है कि टेक की जब आप बात करते हैं तो टेक, चूंकि मैं खुद 2008 से टेक के साथ किसी न किसी दर्जे में वाबस्ता हूँ, तो टेक में जो सॉल्यूशंस बिल्ड होते हैं वो नॉर्मली ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल होते हैं सॉल्यूशंस, और डिजिटल सॉल्यूशंस को स्केल करने के लिए अफरादी क़ुव्वत की जरूरत नहीं होती। सही। तो ये एक रीजन है, बहुत सारे रीजन और भी हैं। जब कोई बड़ा विजन नहीं होता उनका, अच्छा जब बड़ा विजन नहीं होता तो फिर क्या मसला होता है, वो ये कि यार अगर मैंने मिसाल के तौर पे अपना हुनर सिखा दिया दूसरे को, तो वो तो मेरा कंपेटिटर के तौर पे खड़ा हो जाएगा और बड़ा मसला हो जाएगा। और वो एक जो हमारी छोटी सोच, और वो मज़ाहन हम कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो कुछ ये फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा फिर उसमें ये भी है कि टेक चूंकि अब जो है ना, ये बात भी समझने की मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए बैरियर या कमोडिटी, जितना जिस इंटेंसिटी का वो कमोडिटी था आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, अब वो उतनी इंटेंसिटी की कमोडिटी नहीं है, वाइब कोडिंग और उन सारी चीज़ों के आने के बाद। तो उसमें बहुत सारे लोग छोटे छोटे अपने सेटअप्स करना शुरू कर देते हैं। अगर तो हमने एक और बात ये कि अगर तो मैं ज़्यादा अफराद जब कहता हूँ तो उससे मैं मुराद ही लेता हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकूँ। अगर मैं मुस्बत अंदाज में करता हूँ, कैसे यार मैं ज़्यादा लोगों का घर का चूल्हा जो है वो हमारे असबाब के दर्जे में हमारी सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से चलेगा और उनकी फैमिलीज अच्छी होंगी, वो लोग बेहतर लाइफ स्टाइल गुजारेंगे। और अगर ये काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर ही हो रहा है, अगर तो विजन ये है कि मेरे लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करना है, तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर भी अगर हो रहा है तो मेरा विजन तो अचीव हो रहा है, बल्कि अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहा है और मुझे कम मेहनत करनी पड़ी है उसमें। तो ये काम चोरी नहीं है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अगर कम काम करके भी विजन अचीव हो रहा है तो नथिंग लाइक इट। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैं समझता हूँ।
इसी के साथ में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े टेक हाउसेस हैं, चाहे वो उस्मान आसिफ भाई का हो, मिसाल के तौर पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अभी एक मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, गीक्स ऑफ कराची, तो उन्होंने हार्डली शायद 7-8 साल पहले काम करना शुरू किया था। दे स्टार्टेड विद अ टीम ऑफ लाइक 3-4 पीपल, वो भी जो तीनों लड़के थे, चारों जो ग्रेजुएट थे, और पिछले साल उनकी जो टीम थी वो 100 के आसपास पहुंचने वाली थी। हम टुवर्ड्स सेंचुरी का एक हैशटैग चला रहे थे उनकी कंपनी में ग्रोथ के लिए, और ग्रो भी करेंगे कंपनी से। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे सामने भी उस दिन भी एक मैं टॉक में था, तो उन्होंने कहा कि यार आपके हमारे पास बिजनेस की केस स्टडीज इतनी क्यों नहीं है जितनी गोरों की है। सही। तो उसका एक फैक्टर और है, जो हमने सारे फैक्टर्स किए उसके साथ एक फैक्टर और है कि पाकिस्तान में चूंकि एक तो हमारा एक बिलीफ सेट है कि जी आपको नजर लगती है, तो ये बात ठीक है कि नजर लगती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम समझें कि ये वाहिदी फैक्टर है और बस नजर ही लग जाती है, तो फिर गोरों को भी लगनी चाहिए नजर यार। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को, टेस्ला को भी लगनी चाहिए यार, तो फेडेक्स को भी लगनी चाहिए, तो उनको क्यों नहीं लग रही, और आप आए बैठे और बैठ के उनको नजर लगाते हैं। तो इसका भी एक बैलेंस होना जरूरी है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे मैं इस पर कोई वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता किसी भी दर्जे में, लेकिन एक बैलेंस होना जरूरी है। तो एक ये फैक्टर है कि लोग अपना जो काम किया हुआ है वो उतना ज्यादा नहीं बताते जितना किया उन्होंने। शॉर्ट एक ही रीजन हो सकती है। दूसरे रीजन टैक्स रीजंस हैं, और वो हमारी उसकी वो लैक ऑफ गवर्नेंस या लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस या लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द इकोसिस्टम है। अब वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये एक और रीजन है। ये दो बड़े ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपना काम प्रॉपरली नहीं दिखाते। तो चूंकि वो दिखाते नहीं है तो हमारे पास उनकी केस स्टडीज नहीं आती। अदरवाइज पीपल आर डूइंग अमेजिंगली वर्क हियर। मतलब आपका, अब मुझे लगा कि है लोग थोड़ा सा वो नजर का या फिर वैसे बताने का हमारा कल्चर नहीं है आसान में। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि कल्चर की वजह से भी थोड़े से बहुत चैलेंजेस हैं। नॉर्मली आपने माशाल्लाह इतने लोगों को बताया, सिखाया, लोगों के साथ कंपनी में काम किया, क्या ऐसा एक प्रॉब्लम आपको सब में दिखती है कि ये जर्नल मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ ये प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी है? विजन का महदूद होना या ना होना, या स्ट्रक्चर्ड ना होना। विजन का मतलब है कि मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरह डिफाइन करते हैं। मैं उसको डिफाइन करता हूँ कि विजन इज द डिजायर्ड रियलिटी, जो हकीकत आप चाहते हैं कि हो जाए, वो मतलूब हकीकत विजन है। लोगों का या तो विजन क्लियर नहीं है, मुबहम है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो चेंज होता रहता है हालात वाक़यात के साथ साथ। गो विद द फ्लो वाले, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की वाला मामला हो रहा होता है बाज़ औक़ात। और फिर उसका वो चूंकि एक फ्रेमवर्क से, ये नहीं जरूरी नहीं कि वो हमसे फ्रेमवर्क सीखे, हम किसी से भी सीख लें, लेकिन कोई फ्रेमवर्क तो हो ना उसको प्रोसेस करने के लिए। तो वो क्या है, क्यों है, और उसको अचीव कैसे करना है। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा इस वक्त, अगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं समझाऊं अब तक, जितने लोगों से डिस्कशंस की हैं, जो कुछ भी किया। तहसीन भाई, दुनिया में जो भी इम्पैक्ट आया है, इम्पॉसिबल है कि आपने ना सोचा हो और वो इम्पैक्ट खुद ब खुद आ गया हो। नहीं, पॉसिबल नहीं। चाहे वो, अगर हम वेस्टर्न उसकी या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की मिसालें लेते हैं, तो चाहे वो स्काइप हो जो कि एस्टोनिया में बना, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, कोई भी कंपनी का नाम आप ले लें, छोटा स्टार्टअप हो या कोई बड़ी कंपनी हो, या पाकिस्तान के वेंचर्स हो, चाहे वो छाजाओ हो, चाहे वो टेक्नीशियन.pk हो, मोविन हो, जो भी हो, इम्पॉसिबल है कि आपके ज़हन में उसका इम्पैक्ट पहले से ना हो और आपके हाथ से वो सरजद हो जाए और वो एक बहुत बड़ा मार्का हो जाए और वो सस्टेनेबल भी हो। छक्के लगते हैं, तुक्के लगते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, नहीं होते। तो आपने देखा होगा कि जिनके बिल्कुल बगैर विजन के जिनका छक्का लग जाता है ना, ड्यू टू एक्स नंबर ऑफ रीजंस, किसी वजह से लग सकता है, किसी की दुआ काम आ सकती है। वो एक चाय वाले साहब थे, उनकी आंखें बहुत मशहूर हो गई तो वो वायरल हो गए, फलां एक साहब थे। उस तरह के अब डाउन द लाइन जाके देखें 2-3-4 साल में, तो वो आपको, क्योंकि वो सिस्टम्स नहीं है तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो दिस इज नंबर 1 प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि दैट नीड टू बी फिगर्ड आउट ऑन आवर पर्सनल लेवल, ऑन आवर फैमिलीज लेवल। हमारी कितने लोग हैं जिनसे आप मिलें तो आप उनसे पूछें कि हाँ जी आपकी फैमिली का विजन क्या है, तो उनको पता हो कि मेरी फैमिली आज से 20 साल बाद कहाँ होगी और उसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, और वो विजन उनकी ज़ात और उनकी फैमिली से बियॉन्ड होना चाहिए। बियॉन्ड का मतलब ये है कि उसका जो इम्पैक्ट हो वो सिर्फ ये ना हो कि जी मेरी बीवी, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनकी सोशल मीडिया पर स्टेटस आ रहे होते हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ता है, इस कॉलेज में ये गाड़ी जाती है, ये गोल्फ मैंने जीत दिया। भाई अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। हम क्या करें? या आपके इस पूरी अचीवमेंट से दुनिया का प्रॉब्लम कौन सा जो आपने सॉल्व किया है? अगर तो वो किया है बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम 2 हाथों से सलाम करेंगे आपको। और आपने नहीं किया तो आपको सोचने की जरूरत है, या आपको तो छोड़े, मुझे सोचने की जरूरत है यार कि मैं इस डगर पे ना चलूं। पर्सनल विजन्स, फैमिलीज के विजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस के विजन्स। मसाजिद भी है मिसाल के तौर पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम मस्जिद की तामीर पे कितना पैसा लगाते हैं? लाखों रुपए से कहानी शुरू होती है,
करोड़ों रुपए में जाती है। जाती है। मीनार ऊंचे होने चाहिए, गुंबद खूबसूरत होने चाहिए, सोलर सिस्टम लगा होना चाहिए। एक है कि आपने उसकी तामीर में बहुत पैसा खर्च कर दिया, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो होटल हो, कोई भी इदारा हो, तामीर पे पैसा आपने खर्च कर दिया। तामीर पे जो पैसा आप खर्च करते हैं वो प्राइमरीली इजहार होता है इस बात का कि हम एक्सीलेंस ड्रिवन या शान और शौकत वाले लोग हैं, और ये उसका एक परतो है या उसका एक मजहर है या उसकी एक डिपिक्शन है कि दिस इज व्हाट वी आर, राइट। लेकिन अगर तो उसके अंदर जो सिस्टम्स चल रहे हैं, अगर तो वो उस शान और शौकत को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनका साथ देते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं, मैंने मस्जिद पर लगा दिया या अपने ऑफिस में लगा दिया, मसाजिद की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ, अगेन इट्स अ कॉल टू एक्शन, दिस इज नॉट एट ऑल क्रिटिसिज्म, अल्लाह ना करे। अगर क्रिटिसाइज करूंगा तो मैं भी तो क्रिटिसाइज होऊंगा यार, मैं भी मुसलमान हूँ, जाते हैं मस्जिद, नमाज पढ़ते हैं। हमने 5 करोड़ रुपए लगा दिया मसाजिद पे, और उसके वॉशरूम्स का सिस्टम हमने अच्छा नहीं किया। अगर नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि सब मसाजिद के हालात खराब है, लेकिन बेशतर मसाजिद के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये एक सीरियस कंसर्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस इज कॉल टू एक्शन। तो करना ये चाहिए कि हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस के हजारों तालिब इल्म होंगे कम से कम जो पढ़ते हैं ओवर द स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स। क्या हम कोई आइडिया थॉन करवा सकते हैं जो सारे मैनेजमेंट के साइंसेस के मिठुओं को उठाए ऑनलाइन? अब तो ट्रैवलिंग और वो मसला नहीं, और हम कहें यार ये एक प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व इट। और ये प्रॉब्लम हमारा अकेले का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इस कायनात में, इस दुनिया में कितनी मसाजिद हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी मसाजिद हैं, उन्होंने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा ना यार। एक डेटाबेस बनाए यार, ये मसाजिद की लिस्ट है, उसमें से ये टॉप नॉच मसाजिद हैं, ये 50 मसाजिद टॉप नॉच हैं, उनकी मैनेजमेंट से रब्ता करके उनसे कहें आपने कौन सा सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप मैरियट जाते हैं, मोमेनपिक जाते हैं, नॉट प्रोमोटिंग एनी ऑफ द नेम्स, लेकिन आप उनके वॉशरूम में जाए, आपका दिल करता है आप ना यानी अब गुजारें यहाँ पे 5-7 मिनट, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, इधर देखें, राइट। चला कौन उसको कौन रहा है? इंसान। यही पाकिस्तानी की हो सकता है कि यही कोरंगी का, यही लांडी का, यही साइड एरिया का, यही लकीवन का बंदा जाता हो वहां पे, या खातून जाती हो, जाके काम करती हो। तो क्या चीज है जो चलाती है? दैट इज अ सिस्टम जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, वर्क फ्लो, प्रोसेसेस, चेकलिस्ट्स। उस चेकलिस्ट को क्रॉस चेक करने का एक सिस्टम है जो उसको शानदार करता है। यानी वही बंदा, वही लड़का जब मोमेंट में जाता है तो आपसे जब बात करता है तो आपको लगता है कि आप शायद लॉर्ड हैं किसी जगह के। और वही मिट्ठू या उसी का भाई चाय के होटल में जब काम कर रहा होता है तो उसकी उंगलियां भी नाक में जा रही होती हैं, उसके बाल भी क्यों? अच्छा, उस होटल के ओनर ने पैसे लगाए होते हैं जैसे लगाने का हक होता है, मार्बल लगाया हुआ होगा, जबरदस्त टेबल्स लगाई हुई होंगी, सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं किए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा सिस्टम्स पे, या उससे ज्यादा फोकस और ज्यादा एनर्जी सिस्टम्स पे लगाएं। मैनेजमेंट साइंसेस के मिठू उठाएं, टॉप नॉच मसाजिद उठाएं, उनका फ्रेमवर्क्स देखें, होटल इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क्स उठाएं और उसको एक मस्जिद में इंप्लीमेंट कर लें। 2, 4, 5, 6 महीने में इंप्रूव हो जाएगा। उससे बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाएं, बाकी सारे मसाजिद को स्केल कर दें, वफाकुल मदारिस को पिच कर दें वो आइडिया कि यार ये हमने टॉप नॉच ये 5 SOPs बनाए, इसको प्लीज इंप्लीमेंट करें, कोई गलती होगी तो हम इसको इंप्रूव कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना एक दफा यार। अच्छा, लेकिन उस वक्त विजन होगा ऐसा लगता है कि शायद पैसे की वजह से नहीं करते। मेरा ये है कि ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। प्रायोरिटी 100% प्रायोरिटी। आपके ख्याल में वॉशरूम्स को मेंटेन करने में कितने पैसे लग जाएंगे? 1 करोड़ रुपया लगेगा महीने का? नहीं तो उसमें फिर बंदे रखने पड़ेंगे उनको, उनके वो बोलेंगे हमारे को सैलरीज पे करनी पड़ जाएंगी। तो क्या हम मसाजिद में 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के फानूस मैंने देखे, जो कि लग्जरी है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, शान शौकत भी, अगेन मैं खुदा खास्ता मैं फतवा शतवा तो एट ऑल नहीं दे रहा, लेकिन वो एक फानूस खूबसूरती का, आम्बियंस का बाइस बनता है, ट्रू। तो वो 2 लाख रुपए का फानूस ज्यादा जरूरी है, या उस 2 लाख रुपए से 20,000 रुपए के 10 मिठू अगर मैं रखूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं 2 मिठू रखूं ना 20,000 रुपए के, तो वो वॉशरूम्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। 50,000 रुपए भी अगर महीने का मेरा खर्च होता है वॉशरूम्स को नीट एंड क्लीन रखने पे, तो इसका मतलब ये है 50,000 2 महीनों का ₹1,00,000। तो वो जो एक फानूस हमने लगाया है उससे 3, 4, 5 महीने के, 2 महीने के सफाई का इंतजाम किया जा सकता है। जो बाकी जो सारा इंतजाम होता है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मीनार बनते हैं, गुंबद बनते हैं, बनाने चाहिए, मैं उनको निगेट नहीं कर रहा, सिर्फ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ कि वो पैसा कहाँ से आता है? लोग देते ना। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे, आप देखिए लोग मस्जिद में क्यों पैसा खर्च करते हैं? इसलिए कि यार वो अल्लाह का घर है, इसलिए कि उसका बहुत अजर है, इसलिए लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं ना। जब आप उनके सामने ये विजन रखेंगे ना कि यार देखें तहारत निस्फ ईमान है यार, और वहां से
पूरी, जिसे हम कहते हैं ना स्लैंग में, हम पार्टी शुरू होती है वहां से कि आप तहारत करके निकलते हैं, तो फिर वजू करते हैं, तो फिर नमाज पढ़ते हैं. दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट. अगर आपने ये विजन क्लियर किया उलमा के सामने, आइमा कराम के सामने, और आइमा कराम ने इसको अपनी मसाजिद में कन्वे करना शुरू किया, डेवलप होना शुरू हो जाएगी चीज. 2 साल में होगा मसला, 4 साल में होगा, हो जाएगा. तो आपके सवाल का जो जवाब था, आपने कहते हैं क्या चीज लैकिंग है, विजन इज दैट इज लैकिंग. और ये बात हकीकत है, क्योंकि मैं और आप लोग तो ट्रबल पे रहते हैं. जैसे मैं अगर कह दूं तो मेरी अगर जोहर यहाँ है तो असर कहीं और होगी, मगरिब मेरी, जैसे कल का मैं बताता हूँ, तो कल जोहर मेरी यहाँ थी, असर कहीं मेरी गुलशन में थी, लांडी की साइड पे मेरी मगरिब थी, ईशा मेरी थी घरों में. और मेरी कोशिश होती कि हम टाइम निकाल के, तो मैप है तो हमने सेटिंग की, मस्जिद निकालते हैं, इतने बजे यहाँ पहुंचेंगे जमात के साथ, अल्लाह का शुक्र है. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना हमारा, वो यही होता है कि यार बाथरूम में क्या होने वाला है हमारे साथ हमें नहीं पता. तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता? और वो चप्पल नहीं मिलती कभी बार, तो बड़ा वो सिस्टमेटिक लेवल पे अगर हम कहें तो इसका विजन क्लियर करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एंड यू कैन मेक मनी. हालांकि शायद इस बात में मैंने शायद इस प्रोसेस का मैं आदी ही हो गया था कि यार ये चैलेंज तो मुझे मिलना ही मिलना है ना. तो लेकिन आज मुझे ये रियलाइज थे, कल मैं ईशा की नमाज वहां पढ़ी तो चप्पल नहीं थी, अब मैं तो शूज पहना हुआ था, तो मैंने कहा मुझे लगता है शायद गाड़ी में चप्पल भी रखनी पड़ी. कल मैं इसको ना गाड़ी में चप्पल भी रखो भाई शायद ये तो, और वो फिर पानी नहीं है तो चैलेंजेस हैं. मलेशिया मुझे इत्तेफाक हुआ एक बार जाने का 2014 में, और वहाँ मेरे लिए वो तहसीन भाई इट वाज आई ओपनिंग कि अगर आप वहाँ पे जाए ना तो अच्छा मस्जिद है, पहले वजू खाना है, बाद में वॉशरूम है. वजू खाने में तो जूते लेके आप नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि आप वॉशरूम में भी चप्पल लेके नहीं जाएंगे. सही है. वहाँ पे वॉशरूम्स नंगे पहुंच जाते हैं लोग. सही है. इसका मतलब ये इतने साफ होते हैं तो नंगे पहुंच जा सकते हैं ना. मैं अपने घर में तो वॉशरूम में नंगे पहुंच जा सकता हूँ अगर मैंने उसको क्लीन रखा हुआ है तो, वरना तो नहीं जा सकता मैं. तो अगर वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उसको यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है. और मर्द तो ज्यादातर सफर में ही होता है कि जो वो एक जगह रुकता नहीं है, आज यहाँ पर है कल वहाँ पे, उसको तो हजारों लोग ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस. ट्रैवलिंग है. हमारी ये वाली मस्जिद है, इसमें पूरा लियारी एक्सप्रेस में भरा होता है, मगर की नमाज में देखता हूँ लोगों का रुझान है, ऐसा नहीं है. ट्रू. बस इसमें ना एक आखिरी बात ये हमें समझनी की, अगर हम विजन्स की बात करते हैं या सिस्टम्स की बात करते हैं ना, यू डू नॉट, हमारे कुछ साथ हैं जिनसे हमने सीखा, कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर एस्पिरेशंस, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. जितना अच्छा सिस्टम आपने बनाया होगा तो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे. एक और बात वो ये कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, यू गेट व्हाट यू टॉलरेट. तो हमने चूंकि गंदे वॉशरूम्स मिसाल के तौर पे, या जूतों का बेतरतीब उतारा जाना, या उसमें से बदबू का आना, चूंकि हमने टॉलरेट कर लिया है, लिहाजा ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है. सही है. क्या उसी अगेन मस्जिद की बात हो रही है तो मैं उसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ. उसी मस्जिद के अंदर आप किसी को मिसाल के तौर पे कमीज उतार के बैठा हुआ देखेंगे, क्योंकि आप उसको टॉलरेट नहीं करेंगे. आप कहेंगे भाई अदब मस्जिद है, ये आप टॉलरेट नहीं करेंगे. ऊंची आवाज में गुफ्तगू टॉलरेट नहीं करेंगे, हंसी मजाक टॉलरेट नहीं करेंगे, वहां पे आप मस्तियां मजाक टॉलरेट नहीं करेंगे. वो जो चीज हम टॉलरेट नहीं करते वो हमें नहीं मिलती, और जो टॉलरेट कर रहे हैं वो मिल रही है. इसका मतलब है कि हमें अपनी टॉलरेंस जो है ना वो समझने की जरूरत है कि हमने किस चीज को टॉलरेट किया हुआ है. अगर तो यानी अगर हम किसी बदी को टॉलरेट कर रहे हैं तो ये कोई कमाल की बात नहीं. तो वी नीड टू इंप्रूव आवर लेवल्स ऑफ कि हम किसको टॉलरेट करेंगे. सिस्टम बनेंगे कैसे, ये भी एक सवाल है. अच्छा, अच्छी बात. कोई एक केस स्टडी रखें मेरे सामने ताकि हम उसका अगर हम चले मस्जिद से हटते हैं ताकि थोड़ा सा, अब मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में विजिट किया है, तो मस्जिद के अलावा ऑफिसेज के भी यही हालात होते हैं. ठीक है. माशाल्लाह मैंने देखा है. या जब वो पब्लिक जैसे मॉल टाइप के वॉशरूम है तो उनका भी इसी ने, तो हम वहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ, मेरा ऑफिस का सिस्टम है, मेरे ऑफिस में भी है, बल्कि मेरा खुद के ऑफिस में 3 वॉशरूम्स हैं, तो हम उसके सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करेंगे, चाहे वो वॉशरूम का सिस्टम हो, चाहे वो खाने पीने का सिस्टम. वॉशरूम में चलेगा, हम बिजनेस का ले लेते हैं, काम करते हैं साथ ही कवर. वॉशरूम का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपना इतनी इस चीज को अगर वो मेंटेन कर सकता है, उसका मतलब वो किसी भी और चीज को मेंटेन कर लेगा. फिर चलिए, तो फिर ये बाकी सारी चीजें तो बहुत शानदार क्लियर हो गई. वरना बोलेंगे यार ये काम वॉशरूम में घुसे हुए. अगर वॉशरूम अपने कर लिया, अगर मैंने देखा था, वो एक मुझे बड़ी बुजुर्ग की मिसाल है, कहते वो लड़की देखने जाते तो सबसे पहले किचन देखते जाके, तो उससे पता चल जाता है कि फैमिली कैसी. मेरे बिजली आता है, तो इस वजह से मैंने एसोसिएट किया है कि और वो सिर्फ किचन नहीं, अब उसका देखते हैं उसका बैकएंड क्या है. बैकएंड का मतलब ये कि मैं किसी जगह पे खाना खाने जाता हूँ, कहते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, अच्छा जी प्लेट्स आती है, मैं प्लेट को उल्टा के देखता हूँ, आपने कब सर्व किया ना, कब को उल्टा करके दे, आप देख लें, यहाँ से पता चलेगा उसका. आपको किचन में भी जाने की जरूरत नहीं, साफ है हमारा. इसका मतलब ये है कि इसको या तो लोग अच्छे हैं, या सिस्टम है, मुखलिस है, मेहनत से काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी ठीक चल रही है. दिस इज वेयर यू सी कि हाँ यार उसका इम्पैक्ट कैसा होगा. तो वॉशरूम की जो हम अगर बात करते हैं मिसाल के तौर पे, वो सिर्फ इसलिए था कि अगर ऐसी जगह को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब कोई भी जगह ऑर्गेनाइज कर सकेंगे. आपका सवाल ये है कि हम उसके सिस्टम्स बनाएं कैसे. सो बीट के वो किचन हो, बीट के वॉशरूम हो, बीट के आपका ऑफिस हो.
अब तो खैर एआई के बाद वैसी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, अदरवाइज बहुत टॉप नॉच वेबसाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल process.st, स्ट्रीट का पहला st. process.st एक अमेजिंग वेबसाइट है. उसमें आप पॉडकास्ट के गेस्ट को इनवाइट करने के एसओपी से लेके, पॉडकास्ट के एडिट करने के एसओपी से लेके, आप कहेंगे जी मुझे शादी करनी है कि एसओपी तक एक्सटेंसिव चेकलिस्ट्स बनी हुई है. ये काम दुनिया में पहले हो चुका है. जो प्रॉब्लम मुझे आपको फेस करना पड़ा है, बहुत रेयर होगा कि वो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जो आज तक इससे पहले किसी ने फेस नहीं किया, वो लोग फेस कर चुके हैं. टैप इनटू द राइट कम्युनिटी ऑफ दोज पीपल, रीड द राइट बुक्स, टैप इनटू. अब तो फेसबुक और लिंक्डइन और सिंपली पोस्ट करने के दिस इज आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, गेट मी कनेक्टेड टू द टॉप नॉच पीपल ऑफ दिस ट्रेड. You'll get access to the right people, you'll get access to the right books, you'll get access to the right templates, processes, procedures. उसकी implementation की भी चीजें इतनी सारी available है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ना, हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हमने एक वेंचर लॉन्च किया पर्पसली. पर्पसली का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही ऑब्जेक्टिव है कि पर्पसली नाम सुना हुआ मुझे लगा. पर्पसली हमारे पिछले दिनों कुछ उसको फेसबुक वगैरह पे भी और कुछ सोशल मीडिया पे हमने उसको एडवर्टाइज करना शुरू किया था. सो पर्पसली का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि राइट प्रैक्टिसेस अगर एक दफा डेवलप हो चुकी हैं तो उनको दोबारा रीइन्वेंट द व्हील ना करना पड़े. सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे यकीन रखने वाले पीक प्रोडक्टिव लोग. तो अगर आपने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट स्टूडियो बना लिया, अब यही स्टूडियो में अगर दोबारा रीइन्वेंट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, गलतियां भी होंगी. तो उससे बेहतर नहीं कि मैं आपसे सीख लूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़े. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, कोई बुरी बात है 5 लाख रुपए का नुकसान बचाने के लिए अगर मैं आपको 50,000 पे कर दूं कंसल्टिंग के, तो कोई बुरी बात है? बात नहीं है. अक्लमंदी का सौदा है, हर तरह से फायदे की बात है. एक मुसलमान का घर भी चलेगा, उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होगी और मेरा भी बहुत सारा वक्त बच जाएगा और एज अ होल पूरी उम्मत का वक्त या पूरी ह्यूमैनिटी का वक्त है जो कि बचेगा. तो टू गेट एक्सेस टू द राइट माइंडेड पीपल, हमने पर्पसली का बनाने का जो एक मकसद था, कोर ऑब्जेक्टिव, वो यही था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट नॉलेज आपके पास एक जगह पे अवेलेबल हो ताकि आपको रीइन्वेंट द व्हील ना करना. मुझे लगता है नॉलेज का तो मसला ही नहीं होता. अब चैट जीटीपी भी है, वो आपको बता देता है. अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बंदा, शायद हमारी नेचर में ऐसा है कि वो डंडा लेके बताता रहना है कि वो एक मेंटोर हायर किया जाए डंडा कि भाई तुझे करना है, उसको चेक एंड बैलेंस. मैं इसका ऐसा, आप उसने प्रोसेस तो बता दिया कि किचन को कैसे ठीक रखना है, वॉशरूम को कैसे ठीक रखना है, बच्चे के एम्प्लॉइज को कैसे मेंटेन रखना है. पर क्योंकि सीईओ है, खुद उसने बड़ा और खुद एम्प्लॉय किया है, उसको क्रॉस चेकिंग का मुझे लगता है कि बंदा होना चाहिए. ये मेरी है. आप मेरा पॉइंट समझे? अच्छा, इसमें जो एक मामला है ना, वो हमें एक बात समझने की जरूरत है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन करने वाला हमारे सर के ऊपर हो. असल में हम एक ऐसे सिस्टम से गुजर के आए जहाँ पे हमें लगता है कि आदत हमें बना दी गई है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की. बुरी बात नहीं है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के बगैर गाड़ी नहीं चलती. लेकिन क्या हर चीज एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी से इंश्योर की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं. इंट्रिंसिक अकाउंटेबिलिटी, अंदर से अकाउंटेबिलिटी का एहसास इज समथिंग जो कि इस्लाम का मतलूब है. मिसाल के तौर पे आप नमाज अदा करते हैं, कभी आपने 2 रुकू करने की कोशिश की है रकअत में? एक में 2 कर लेंगे, अगली में नहीं करेंगे, एवरेज हो जाएगी. नहीं. ये तो हो सकता है कि इंसान इतना बेवकूफ हो, नादान हो कि वो या प्रायोरिटीज के ऊपर नीचे और वो नमाज छोड़ दे, ये तो मुमकिन है. रोजा छोड़ दे, ये भी मुमकिन है. ये नहीं हो सकता कि वो दोपहर में रोजा रखे और रात को इफ्तार कर ले. नहीं हो सकता. अब इसके पीछे क्या चीज है जो इंश्योर कर रही है कि इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे इफ्तार करना है, चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम जहाज में हो, चाहे तुम ट्रैवल करो, जो भी हो, या नमाज पढ़ रहे हो तो 2 से 3 सजदा नहीं हो सकता. दैट इज इंट्रिंसिक अकाउंटेबिलिटी. इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोचिंग में जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे उस्ताद ने सिखाया हमें कि यार 2 काम है जो कि अच्छे कोच के होते हैं. कोच का मतलब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्रोफेशनल कोच हो, आप अपने बच्चों के लिए कोच हो सकते हैं, अपने असातिज़ा, अपने एम्प्लॉइज के लिए कोच हो सकते हैं. कोचिंग इज अ स्टाइल. तो उसमें कहते हैं आपको 2 काम करने चाहिए. नंबर 1 के सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है. क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों नहीं, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, एक्सेट्रा. सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. और ये है काम जो कि करने का है. एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी से एक हद तक तो आप कर सकते हैं, देर पर रिजल्ट्स नहीं निकल सकते. तो हम क्या पर्पसली में भी मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि हमारे वो सारे असातिज़ा और कोचेज जो कनेक्टेड हैं, एक तो सर्विस प्रोवाइडर्स उसमें जितने भी हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, वो एक फ्रेमवर्क से गुजरे हुए लोग हैं. वो कोई भी रैंडम मार्केट प्लेस नहीं है कि कोई भी रैंडमली लाइफ कोच बन जाए. और तो ये काम हम नहीं करते. हमारे फ्रेमवर्क्स जो ऑथेंटिक फ्रेमवर्क्स हैं उनसे वो गुजरे हुए हों, उसको एक्नॉलेज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको आंसर भी करेंगे, इंप्रूव भी किया जा सकता है. कोई हदीस तो बहरहाल नहीं है, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, लेकिन उस फ्रेमवर्क से गुजरे हो ताकि उनको पता हो.
उन लोगों को ही हम यानी वो ही सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि होते हैं। तो उससे फायदा होता है कि लोगों को जो बेनिफिशरीज हैं उनको एक यूनिवर्सल और एक कांस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, और उसमें वो हर चीज में इस बात पे इंश्योर करते हैं कि पूरा जो सिस्टम आपने बनाना है उसमें, जैसे मैं चंद दिन पहले भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जबरदस्त किस्म की एक इस्लामिक ऐप उन्होंने डेवलप की हुई, उनके साथ में एक सेशन हमारा चल रहा था। तो उसमें जब हमने बताया कि जी आप चाहते हैं कि लोग आपके देर से ना आए, सिस्टम होना चाहिए ना, तो उसमें सबसे पहली बात है तालीम और तरबियत। तालीम का मतलब है आपने अवेयरनेस दी, ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये टूल्स हैं, ये आपको टाइम एस्टिमेशन करनी चाहिए, इतना बफर रखना चाहिए, ये एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक्सेट्रा। और तरबियत, तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? तालीम का मतलब ये है कि सलमान आसिफ सिद्दीकी बहुत शानदार उस्ताद है हमारे, अल्लाह उनको इज्जत से नवाजे। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कहते हैं कि तालीम का मकसद ये है कि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क आप जान लें। तालीम में अच्छाई अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी लगने लगे, ये तरबियत है। एंड दैट इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी विदाउट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है क्या? सिर्फ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी से काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तालीम और तरबियत इज नंबर 1। फिर हम उनको टूल्स देते हैं, आपने लिस्ट बना ली लोगों की कि वो कहाँ से आते हैं, उनको कितना टाइम लगता है, उनका घर से निकलने का टाइम आपने लिख दिया। फिर अगर वो नहीं आ पा रहा तो फिर आप करते हैं जी मैं रीनेगोशिएट करूंगा, विच इज प्रायर एंड म्यूचुअल। मैं बताऊंगा तहसीन भाई मैं टाइम से नहीं आ सकता, आज मैं इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचूंगा, और गलती मेरी है या आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर था, कंट्रोलेबल फैक्टर था या अनकंट्रोलेबल फैक्टर, ये भी मैं बताऊंगा। ये मेरी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। यार ये जो मैं कह रहा हूँ तो ये वाकईतन मेरी रीजन थी या किसी और की रीजन थी, और ये कंट्रोल हो सकता था या नहीं हो सकता था। वो जी सुबह मुझे नाश्ता नहीं मिला, भाई ये कंट्रोलेबल फैक्टर है यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सुबह लाइट नहीं थी, पानी नहीं आ रहा था, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। जिंदगी में पहली बार तो नहीं हुआ ना, मतलब इससे पहले भी हुआ, तो ये उस सिस्टम का हिस्सा है। फिर हम कहते हैं कि अगर फिर भी कोई इंसान लेट आ रहा है तो आप उससे 1-on-1 बैठेंगे, उससे पूछेंगे, उसका मसला हल करेंगे, क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई जेन्युइन रीजन है, उसको फिगर आउट कर सकते हैं, उसका टाइम चेंज हो सकता है। फिर जो लोग टाइम पे आ रहे हैं उनके लिए कोई इनाम रखें। और लास्ट इज पिनलाइजेशन। हम शुरू करते हैं पिनलाइजेशन, अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तनख्वाह कटेगी। वो बंदा भी समझ, आई नो पीपल कहते हैं यार ये हमने तय कर लिया है कि हमारी तनख्वाह 30 की बजाय 27 दिनों की ही आएगी, और हम 8-9-10 दिन चिल करके ही जाएंगे। सही है। तो ओवरऑल कितना इंपैक्ट आया, उनके अपने काम पे भी, क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे गई, उनका काम भी स्टेक पे गया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी। 10 में से 3 लोग भी इस तरह के हो गए तो 30% का तो सत्यानाश कर दिया आपने प्रोडक्टिविटी का। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ये परफेक्टली आपने बताया कि आपने खुद अकाउंटेबिलिटी करनी है, ये आप एक्सटर्नल के ऊपर ना जाएं, ये बहुत ही अच्छा। इसमें एक और भी सीन है कि हम उसको इतना एजुकेट करें, इसको समझाएं एम्प्लॉय को या उसके जो इन हाउस बंदा है, और उसके बाद वो हमें ये भी तो फिक्र रहती है एज एन एम्प्लॉय, एज ए ओनर, कि अगर ये छोड़ के भाग गया फिर। ओह $1,000,000 क्वेश्चन। अभी कल परसों में एक साहब के साथ बैठा हुआ था, खातून भी बैठी हुई थी, और वो कहती थी कामरान भाई हम जब लोगों को पिच करते हैं कि आप ट्रेनिंग्स करवा लें, तो कहते हैं मैं अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराई और एम्प्लॉय भाग गया तो हमें बात समझने की जरूरत है कि मैं बिजनेस कर क्यों रहा हूँ। क्या मैं बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ? फिर तो ये बहुत बड़ा मसला है, इससे बड़ा मसला ही शायद कोई ना हो। एग्रीड। लेकिन अगर तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए, और इसलिए कर रहा हूँ बिजनेस के बिजनेस में जो अल्लाह ताला के अहकामात है वो मैं बजा लाऊं। और हमारे सलफ सालिहीन का क्या तरीक़ाकार था। अब हम ज़वाल पजीर हैं पिछले 150-200 साल से, 300 साल से। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक गिरी और घटिया और बदतरीन कौम है, ऐसा बिल्कुल कौमें हैं, अरूज और ज़वाल आता है बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पेरेंट्स जवानी में जवान होते हैं फिर वो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह ना करे इनकेपेबल हैं, उस वक्त वो उस ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि वो फिजिकली केपेबल नहीं है कुछ काम करने के, विजडम उनका भी बहुत कमाल है वगैरह। सो आज जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कौम की तो आप देखते हैं कि भाई ठीक है यार 200-300 साल का ज़वाल आ गया और हम उसको फिगर आउट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ठीक है आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है गलतियां थी हमारे बुजुर्गों की, जो भी उन्होंने किया हम उसे बेहतर कर लेंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा विजन क्या है और हम वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। अगर तो उसका इम्पैक्ट ये है कि मैं अल्लाह ताला को राजी करना चाहता हूँ, और उसका इम्पैक्ट ये है कि यार मेरे पास जो लोग हों ये अपना बेहतर वर्जन हों, वो मेरे पास काम नहीं करेंगे किसी और के पास काम करेंगे किसी का तो फायदा होगा। कौन भाई यार कैसी कैपिटलिज्म की आप बातें करी, तो कैपिटलिज्म के खिलाफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कैसी बातें आप कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपने बशीर कामरान के साथ आपने आज मिले इस कैपेसिटी में कि मैं आपका गेस्ट हूं? क्या मुमकिन है कि 6 महीने बाद हम किसी ऐसी कैपेसिटी में मिलें जहां आप मेरे या मैं आपका क्लाइंट हूं? पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मेरा आज का ताल्लुक आपके साथ बुरा था तो उस वक्त हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, मुश्किल है। सेम गोज विद कि अगर वो एम्प्लॉइज हैं और मैंने उनका जीना हराम करके रखा हुआ है और उनको मैंने ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया हुआ है। मैं इसलिए शुरू में जो मैंने बात की थी पीपल एंड कल्चर की, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता भाई, हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, ह्यूमन बीइंग होता है।
और आप उसको इसलिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि वो रिस्क हलाल कमा के अपना बेटर वर्जन बन सके और उसकी आखिरत बेहतर हो सके। अगर ये पर्सपेक्टिव नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता आपका। स्टिल भी अगर बंदा कहे नहीं जी नहीं ये पर्सपेक्टिव तो नहीं है मेरा, फिर भी मुझे आप बताएं मैं क्यों अपने लोगों को ट्रेन करूं या क्यों उनका फायदा करूं। तो मैं इनसे कहता हूं कि अगर आपने इनको ट्रेन किया और ये भाग गया तो नुकसान है, लेकिन अगर ये अनट्रेन्ड रहा और आपके पास ही रहा तो क्या होगा यार? अगर इसको आपने चाय बनानी नहीं सिखाई और ये बुरी चाय बनाता है, मिसाल के तौर पे योर चाय वाज वेरी गुड, आई एम जस्ट सेइंग, इसको आपने चाय बनानी नहीं सिखाई और ये रहा आपके पास तो क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ही है ना कि वो छोड़ के भाग जाएगा। इज देयर प्रोबेबिलिटी? किसी दिन वो कान में हाथ डालेगा फिर चाय भी उसी में डाल के देगा, छोड़ के चला जाएगा। इज देयर प्रोबेबिलिटी 50%? 50% से ज्यादा तो आप नहीं कह सकते नहीं जी मुझे शोर है ये छोड़, तो आप ना हायर करें। हाँ, इसका मतलब है आपकी हायरिंग के सिस्टम में गड़बड़ है। और अगर वो क्योंकि स्किलफुल नहीं होगा तो आपके पास ही रहेगा, वो जा नहीं सकता है और ज्यादा नुकसान करेगा आपका। और हो सकता है जो आपके पेट में बाद में चाय पीने के दर्द हो रहा है वो ज्यादा नुकसान हो। एक और बात समझने की है कि एम्प्लॉय रिटेंशन की जब बात आती है, हमारे दादा जब बिजनेस करते थे या काम करते थे या जॉब्स करते थे, उस वक्त उनका सर्वाइवल स्टेक पे था। तो उस वक्त वर्क प्लेस पे लिटरली मारपीट भी होती थी। मजदूर या मुंशी मजदूरों पे हाथ तक उठाते थे, भट्टा मजदूरों पे अभी तक वो वाले सारे मामला होते हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए। वो सर्वाइवल का स्टेज था, उन्होंने कहा निकाल लो इसको जैसे तैसे। हमारे वालिदैन ने जब नौकरियां की हैं या अपने बिजनेसेस की हैं, जब कामकाज किए वर्क प्लेस में, तो उनको सर्वाइवल स्टेज पे नहीं था। हाउएवर वो ये जरूर चाह रहे थे कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर स्टेज पर आ जाएं, राइट? हम जब आए, यानी मैं 40-50 के आसपास, तो हमारी जो हम जब काम कर रहे थे तो हमें था कि यार हमें सर्वाइवल का मसला भी नहीं है, हमें हमारे बच्चे हमसे बेहतर हो जाए वाली बात है, लेकिन ठीक है हमारे बच्चे हमसे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो अगर दादा के पास लिटरली कोई भी व्हीकल नहीं थी, तो आज के हमारे दौर तक के बच्चों के पास चलो कम से कम कोई छोटी मोटी गाड़ी भी लोअर मिडिल क्लास के पास जैसे तैसे करके, बाइक तो आ ही गई है कम से कम। बाइक भी लग्जरी थी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मिसाल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो जॉनरा है, जो काम जनरेशन है जो काम कर रही है, जिसे हम जेन जी कहते हैं या जेन अल्फा, तो खैर अभी बिल्कुल छोटे हैं और स्कूल्स में होंगे मोस्ट ऑफली। वो जेन जी का जो मसला है वो सर्वाइवल तो है ही नहीं एट ऑल। हमारी कौम से बेहतर ये मसला भी उनका नहीं है। उनका जो वो जिस चीज की वजह से जॉब करते हैं या स्टिक करते हैं किसी भी जगह पे, जॉब पे, स्टार्टअप पे, दैट इज कल्चर। एनवायरमेंट कैसा है, वाइब क्या आती है। तो अब आप इनको झूठी कहानियां सुना के और फिल्में चला के और उस कैपिटलिस्ट सिस्टम की नजर से देख के, जो कि खुद वैसे जवाल पजीर है। अब बड़े अच्छे फिलोसफर्स उठाए जो कैपिटलिस्ट को पोस्टमार्टम करते हैं कैपिटलिज्म का, तो वो बताते हैं कि ये सिस्टम अब नीचे की जाने जा रहा है और बहुत बुरी तरह जा रहा है। उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, 150 साल और होगी, 50 साल और होगी, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। तो उस लेंस से अगर आपने उस पुराने लेंस से जदीद मसले को हल करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू नीड टू गिव देम अ मच बेटर अप्रोच। मिसाल के तौर पे मैं जानता हूं जेन जी के, मेरा बड़ा बेटा इज 20, एक इज 18 माशाल्लाह। तो मैं उनका पर्सपेक्टिव देखता हूं काम करने का, और लोगों से मुलाकात होती है, मैं उनकी स्लैंग्स देखता हूं, या कोई भी बाप है या उसको सीनियर है उसको देखना चाहिए। तो वो बहुत एहतियात से ये देखता है कि यार इनके बाइंग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ये किस तरह की चीजों को खरीदते हैं। वो बहुत ज्यादा जेन जी में खुसूसन अब ये वाला एक मामला, विच इज बेटर बाय द वे, वो देखते हैं कि हाँ यार ये जो चीज ये बॉटल हम खरीद रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या ये बॉटल इको फ्रेंडली है या नहीं है, और ये जो पैकिंग आप यूज कर रहे हैं ये इको फ्रेंडली है कि नहीं है। क्योंकि सर्वाइवल का मसला नहीं है, बच्चों को बेहतर करने का मसला नहीं है, अब वो लिटरली जेन्युइन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ वो देख रहे हैं। अगर अच्छा मुझे ये बात अगर समझ अगर आपको आ गई कि मेरे एम्प्लॉइज दुनिया को अब ऐसे देखते हैं, तो मुझे उनको वर्क एनवायरनमेंट भी वैसा ही देना है। और अगर मैंने उनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दिया और मैंने उनको उड़ान के लिए जगह दी। चंद दिन पहले भी मेरे एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक टॉक थी, और मैं कहता हूँ आपका बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। उन्होंने कहा कमरान भाई इनको इतना बड़ा ख्वाब ना दिखाएं कि ये हमारे पास से ही चले जाएं। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपकी छत इतनी नीची क्यों है? आपकी छत इतनी नीची क्यों है कि आपको हर वक्त ये खौफ है कि बंदा उड़ेगा तो छत से जा लगेगा? आप अपनी छत बुलंद करें ना यार, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आप उनको इतना जबरदस्त वैल्यू सिस्टम दें, इतना जबरदस्त उनको देखने का कल्चर दें, वो कहे भाई मैं नहीं जाऊंगा आपके पास। आपने बात की मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी की, आपने जिक्र किया फॉर एग्जांपल, दावत इस्लामी में या तबलीगी जमात में या और जितनी भी जमातें हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, पैगाम टीवी की एक पूरी टीम है वो काम कर रही है, आगाज शेर फाउंडेशन है, शानदार लोग हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जबरदस्त किस्म का काम है, अलमिदरार वाले हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के लोग काम कर रहे हैं। उनके वॉलंटियर्स उनको छोड़ के क्यों नहीं जाते यार? वॉलंटियर्स के छोड़ के जाना तो ज्यादा आसान होना चाहिए कि उसकी तो कोई फाइनेंशियल बाउंडिंग नहीं है, वो क्यों टिकता है?
विजन की वजह से टिकता है, एम्प्लॉइज भी विजन की वजह से टिकते हैं। और अगर अब नहीं यकीन आता इस बात पे और आपको लगता है कि मेरी बात हाइपोथेसिस है तो ठीक है, मेरे पास भी इसकी कोई स्टडी नहीं है जो उसको बैक करे इस पूरी बात को, लेकिन मैं दावत देता हूँ हमारे जो लोग सुन रहे हैं, लेट्स फॉर्म अ बोर्ड, 2 4 15 20 40 50 लोग, और इस पर रिसर्च कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अखुवत के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं पिछले 10 15 15 साल से, या इंडस के साथ क्यों काम कर रहे हैं, या चीपा के साथ, या ईदी के साथ, या सैलानी के साथ जो लोग कर रहे हैं लॉन्ग रन, वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए कर रहे हैं? तो ठीक है, हम फैक्टर्स फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन मेरा खालिद गुमान ये है, मैं जितने लोगों से मिला हूं, विजन जब बड़ा होता है ना तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और विजन के लिए काम करते हैं। आई नो पीपल, अभी पिछले दिनों अब इस्लाम 360 की टीम से हमारी मुलाकात हुई। जाहिद चीपा भाई ने मुझे कहानी सुनाई और वो बहुत अमेजिंग थी। उन्होंने तो मुझे उस साहब का नाम भी बताया जो कि मैं अब तो नहीं लूंगा, ताकि वो उन्होंने कहा, कामरान हमारे पास ना अजीब गरीब किस्म के केसेस हुए कि हमारे पास, हमने एक डेवलपमेंट के लिए जॉब पोजीशन ओपन की तो डेवलपर आए हमारे पास, ही वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने बताया कि ही वाज टेकिंग 192,000 रुपीज, 1,92,000 रुपए मार्केट से उनकी सैलरी चल रही थी। हमारे पास जब वो आए इंटरव्यू दिया तो हमने पूछा सैलरी एक्सपेक्टेशन, उन्होंने कहा जी 172,000 रुपीज। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि लोग आगे जाते हैं तुम पीछे जा रहे हो। कहते हैं वो साहब कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला को ये कह सकूंगा कि आपके लिए हर महीने 20,000 रुपए छोड़ दिए थे मैंने। तो ये मतलब उसका विजन था, उसका भी विजन था, और वो जिस इदारे के लिए काम कर रहे हैं उसका भी एक विजन है। और इदारे का जो विजन है वो अफराद के विजन को बहुत बुलंदी तक लेके जाने का है। तो कोई बंदा 20,000 रुपए क्यों छोड़ेगा? 20,000 रुपए भाई बिजनेस में क्यों छोड़ेंगे आप 20,000 रुपए? आप सिर्फ उस सूरत में 20,000 रुपए या 50,000 रुपए या लाख रुपए छोड़ेंगे, या जो भी अमाउंट आप छोड़ेंगे, या ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, आप एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, सिर्फ इसलिए दे देंगे कि अगर उसका जो पर्पस है उस इदारे का और उस इदारे का जो विजन है वो आपको लगता है कि हाँ यार ये कंटेंटमेंट की तरफ मुझे लेके जा रहा है। और ये मैच्योरिटी इस, ठीक है, क्या हर इंसान इतना मैच्योर होता है? नहीं। क्या सब लोग इमैच्योर हैं? नहीं। तो विजन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अगर हमने लोगों को ट्रेन करा दिया और लोग छोड़ के चले गए तो क्या होगा? लेकिन अगर एक और भी चैलेंजेस है इस्लामिक कल्चर की, अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास तो विजन होता है कि वो लोग, लेकिन हम बिजनेस पे कैसे लेके आएंगे? बहुत अच्छा सवाल। सो किसी भी मैं मिसाल में करता हूं, एग्जांपल दें बिजनेस की। मैं लेता हूं, मैं अपना एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस से ले लेते हैं, इसमें हम विजन ले आते हैं जो मेरा एम्ब्रॉयडरी का आपको विजिट बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, वो इसमें यू डूइंग फैंटास्टिक वर्क। अब एक इसका अब देखिए नीयत से कैसे गेम चेंज होती है ना। सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बहुत मशहूर हदीस है, हमने सबने सुनी हुई है। और वो एक और हदीस भी बहुत मशहूर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साहबी के घर तशरीफ लेके गए तो वो खिड़की थी और पूछा तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि यार हवा और रोशनी तो आएगी, अजान इज द इंटेंशन दैट यू शुड बी परसुइंग फॉर। बिल्कुल इसी तरह से ये वो इंटेंशन है जो कि आप जानते हैं और आपका रब जानता है। सो क्या इस बिजनेस की आप ये इंटेंशन अगर रखें कि हाँ यार मैं ना मैक्सिमाइज कर लूं कैपिटल को, मैं इनको एम्प्लॉइज को निचोड़ लूं, इसमें से बेहतरीन एक्सट्रैक्ट कर लूं और मेरे प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएं, और आप कोई आपकी नीयत ये हो और कहानी आप कोई भी और खूबसूरत सुना दें, तो लोग हो सकता है कि आपका वो खूबसूरत कहानी बाय कर लें, लेकिन आपकी एनर्जी और आपका इखलास लोगों तक पहुंचता है। लोग अब तो बिल्कुल बच्चे नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब तो पीपल नो, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, वाइब्स भी ट्रांसफर होती हैं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है वगैरह। तो एक नियत ये हो सकती है कि हाँ यार मैक्सिमाइज कर लूं मैं और पैसे बना लूं। ओके, क्या इसके साथ अब ये नियत हो सकती है कि यार मेरी जितनी भी टीम हो ना, दे शुड बी देयर बेस्ट वर्जन्स, वो उनको मैं इस कैपेबल कर दूं कि वो अपने अपने खानदान का बोझ या जिम्मेदारियां उठा सके। तो क्या इसके साथ से पैसे नहीं आएंगे? आएंगे, बट दैट शुड बी अ माइलस्टोन। सो हम ये कहते हैं कि आपका जो भी ट्रेड है, वो जो इकिगाई का मॉडल अगेन कि भाता हो, आता हो, कमाता हो, सुलझाता हो, तो आपका बिजनेस भी जो आप काम करें वो इन चारों पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए करें, और उस तरह से ही एक बड़ा विजन करें। 6 से मिले, उनको कहेंगे जी हेल्प अस टू क्राफ्ट अ बिगर विजन फॉर दैट, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप चलते हैं तो गेम चेंज होती है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी है जो पब्लिक, उसका नाम वैसे हम बता भी सकते हैं। सो डायमंड पेंट्स के साथ ये वाक़या पेश आया। डायमंड पेंट्स के लोग जब आए, टाइम लेंडर्स की बात है, उन्होंने वर्कशॉप्स की और कुछ बड़ा विजन होना चाहिए, मामलात होने चाहिए, और उन्होंने कुछ बड़ा विजन होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि आपका वाई मजबूत होना चाहिए। अब वो वाई आप लेंगे कहाँ से? आइडियोलॉजी होगी ना कोई, जहाँ से वाई आएगा, या आपकी फैमिली ट्रेडिशंस होंगी, या आपका दीन होगा, या आप किसी सेक्ट को फॉलो करते होंगे, कहीं से आएगी वो आइडियोलॉजी। तो हम कहते हैं वो आइडियोलॉजी आपकी कुरान और सुन्नत से आनी चाहिए।
इसमें कोई दूसरी राय नहीं, उससे प्रूवन कोई आइडियोलॉजी है नहीं इस कायनात के अंदर। जब वो आइडियोलॉजी उन्होंने वहां से उठाई और वहां से वाई उठाया और वहां से जब वैल्यूज ड्राइव की तो पता चला कि हम तो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोल सकते, बेईमानी नहीं कर सकते वगैरह। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अब हम इन वैल्यूज पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिफाइन करेंगे। मदीना मुनव्वरा में उनके जो ओनर हैं शोएब साहब, उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वर्कशॉप का इनकाद किया। अपने सारे डीलर्स को, वैसे भी वो इंटरनेशनल ट्रिप्स वैसे ही करवाते हैं, पेंट कंपनीज करवाती हैं। उन्होंने कहा जी मदीना मुनव्वरा में आएगी टीम हमारी और सारे डीलर्स आएंगे और हम उनको उमरा भी कराएंगे। और ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 70 से 100 के दरमियान के डीलर्स की एक नेटवर्क था जो कि उन्होंने, जिनको ऑफिशियली उन्होंने उमरे पे भेजा। उन्होंने कहा जी उमरा करेंगे और वहीं पे हम आपकी एक वर्कशॉप भी करेंगे। वर्कशॉप हुई, यमीनुद्दीन भाई पढ़ा रहे थे वर्कशॉप। जो चीज़ें मुझे याद हैं उसमें से, क्योंकि काफ़ी पुराना किस्सा है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने इंटेंशनली एक ऐसा रूम सेलेक्ट किया कि जिसकी विंडो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा नजर आ रहा था, जस्ट टू हैव दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन कि यार वी आर हियर फॉर अ बिगर कॉज। और वहां पे जब वो पूरा उन्होंने मैनिफेस्टो अपना रखा लोगों के सामने कि जी हम शरिया कंप्लाइंट होंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कटौतियां नहीं करेंगे, एक्सेट्रा, जो सारे ड्रामेबाजियां टोकन की और ये सारे जो मसले चल रहे होते हैं ये हम नहीं करेंगे। उनमें से बहुत सारे डीलर्स हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा जी अपॉलॉजीज, वी डोंट वांट टू बी योर डीलर्स एनीमोर। तो इसके बगैर तो एक पर्सपेक्टिव है ना, नहीं जी नहीं, झूठ के बगैर तो गाड़ी नहीं चलती। तो ठीक है, आप लें पर्सपेक्टिव और इसका आखिरत में आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी चल रही थी आपकी या नहीं चल रही थी। ठीक है ना। बहुत सारे डीलर्स उनके, अच्छा वो एक बार, अच्छा वो कंसल्टेंट्स के लिए भी वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आप कह रहे थे कि बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस को बिल्कुल सामने लग रहा है कि यार ये, मिसाल के तौर पे 30%, फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, 30% भी अगर डीलर्स उखड़ गए तो इसका मतलब है कि आपका तो बिजनेस एकदम से इंपैक्ट करेगा। अब वो फिर सोच रहे हैं शैतान है तो वो हर तरह से जो है ना वो हमला करता है, और अल्लाह ताला भी आजमाते हैं कि बंदा कितना ट्रू, इंटेंसिटी कितनी है इस बंदे के अंदर, डेप्थ कितनी है। अब बहुत मुमकिन था कि बंदा कहे अच्छा काम करते हैं, अगले 2 साल तो यही सिस्टम चलाते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली लोगों की तरबियत करेंगे, फिलहाल जाने देते हैं, बाद में देख लेंगे। अल्लाह ने उनको जाए खैर दे, अल्लाह उनको इज्जतों में इजाफा करे, उनको इस्तकामत से नवाजे और उन असातिज़ा को इज्जतों से नवाजे जिन्होंने उनको इस फैसले में पहुंचने में हेल्प की। उन्होंने कहा भाई इस्लाम के असूलों पे तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये जा रहे हैं वो जाने दें। अब समझने की बात यह है कि रिस्क उन लोगों की वजह से आ रहा है या रिस्क ऊपर से आ रहा है, तो ये समझने की बात है। और जिसको नहीं समझ में आती तो वो किसी उस्ताद से समझ ले, हम उसको यहाँ पे इस पॉडकास्ट के जरिए से समझा नहीं सकते, ये हमारा मौजूद नहीं है। वो लोग उखड़ गए, चले गए, उसके बाद फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो कचरा जब निकल गया ना, फिल्टर हो गया, फिर उनको समझ में आ गया कि यार पैसे कमाने ना आपने, और एंड यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट, यू वांट टू रीच मोर पीपल, यू वांट टू टच मोर लाइव्स एंड यू नीड टू मेक फाइनेंस आउट ऑफ दैट। तो क्या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? उन्होंने एक्सपोर्ट डिवीजन शुरू कर दिया अपना, पहले भी चल रहा था, उसको उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो, 30% की जो सारा कचरा इधर से निकलना था वो फोकस जब उधर किया। डायमंड पेंट्स ने मास्टर पेंट्स को एक अरसे तक टफ कंपटीशन दिया। पहले मास्टर वाज नंबर 1, फिर डायमंड वाज नंबर 1 फॉर क्वाइट कपल ऑफ क्वार्टर्स, उनकी क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आती। अब उसमें उन्होंने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे कैसे काम करना शुरू किया। डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बना कि हर इंसान को, हर मुसलमान को जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको तजवीज से कुरान पाक आना चाहिए। आपके ख्याल में इसका कोई इम्पैक्ट उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं आएगा? इंसान की डेफिनेटली आएगा, उसकी फैमिली में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। कैसे पॉसिबल है यार, मतलब कैसे पॉसिबल है? बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखता हूँ माशाल्लाह, फैक्ट्रीज देखता हूँ, तो उन्होंने मस्जिद स्पेशली बनाई होती है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इज्जतों में इजाफा करे। क्यों बनाई होती है? एक तो इसलिए कि यार लोगों ने कहीं बाहर जाना है तो चलो करीब पढ़ लेंगे, वक्त बच जाएगा, और ये भी कहीं पेश नजर होता है कि भाई अल्लाह ताला की दीन के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब आप सोचें कि वो सिर्फ उस एक मस्जिद को बनाना अपनी जगह बहुत बड़ा काम है, उससे जो मकसूद था या जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना दिया। सो मिसाल के तौर पे आई नो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे लोग सुबह शाम अपनी सैलरी में से सदका देते हैं, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, देते हैं। अब उसका इंपैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में भी आता है, इदारे में भी आता है। दिस अगेन डिपेंड्स कि आपका विजन क्या है, करना क्यों है आपने वो बिजनेस। और एक आखिरी मिसाल आपको देता हूँ, जब आपने कहा कि मैंने लोगों को ट्रेन कर दिया, लोग छोड़ के चले गए तो क्या होगा। अमजद साकिब साहब अखुवत के जो प्रेसिडेंट हैं, अब चेयरमैन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, काफ़ी पुरानी बात है, 2016-17 के आसपास या शायद 15 के आसपास। तो उन्होंने कहा कामरान, आपको पता है कि जब हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया और चलाया और काम करना शुरू किया, उन्होंने किताब लिखी बाय द वे, अखुवत का सफ़र, उसका लिंक मैं यहाँ पे कहीं दे दूंगा। इट्स एन अमेजिंग बुक टू बी रेड,
सुपर्ब, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई एवर रेड, अखुवत का सफर, स्टनिंग बुक, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरीज हैं उसके अंदर। उसमें भी उन्होंने सफर बयान किया, इन पर्सन डिस्कशंस भी हमारी होती रहती हैं, दोस्त हैं, बैठते हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे। उन्होंने कहा कि हम जब ये काम कर रहे थे तो हमारे पास, अब वो छोटे लोग थे ना, छोटे से मुराद, अस्तगफुरुल्लाह, छोटे लोग से मुराद ये है कि उनके बिजनेसेस छोटे थे। सो कोई रेडी लगाता है, किसी ने मोटरसाइकिलों की स्पेयर पार्ट्स की बहुत छोटी सी शॉप खोली है, किसी ने फ्रूट का ढाबा लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे काम ना, ये नहीं जिसे हम छोटा कहते हैं, छोटे स्केल के काम किए। तो कहते हैं हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं यार, हम फंड रेज कर लेते हैं, मसला नहीं है, इंशाल्लाह विल डू दैट। उन्होंने कहा नहीं हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें आप इस कार खैर से महरूम ना करें। मफहूम उनकी बात कहता। तो कहते मैंने उनको ना रेडियो पे या किसी ने हलीम की स्टॉल लगाया हुआ वगैरह, इस तरह के जितने भी काम थे, कोई क्रोशे का काम करता है, उनको हमने छोटे छोटे बॉक्सेस बना के दे दी कि जिसमें आप महीने के जो भी आप सेव करना चाहें करते हैं और वो कंट्रीब्यूट कर दें। वो किसी और की जेब में चले जाएंगे, वो हमने कमाने तो है नहीं, दैट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सूद लेते नहीं है वो, और स्केल करते जा रहे हैं माशाल्लाह। कहते हैं इमरान पहले साल में, जो मुझे याद पड़ता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नंबर उन्होंने बताया, कहते हैं पहले साल में हमारे पास जो पहले पूरे एक साल का रिटर्न आया उन बॉक्सेस का, वो 80 लाख रुपए थे। बहुत ही छोटे स्केल पे बिजनेस करने वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर क्या स्केल था, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे दिए। कहते हैं इमरान हमारे पास एक डब्बा ऐसा भी आया, मुझे अच्छी तरह याद है, कहते हैं हमारे पास एक डब्बा ऐसा भी आया जिसमें 1 महीने की सेविंग थी और उसमें एक रुपए के 28 सिक्के थे। मैंने और आपने आखिरी दफा 1 रुपए का सिक्का कब इस्तेमाल किया होगा? शायद हम याद ना कर सके, मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले, शायद हम याद ना कर सके। और अब आप दें अंदर किसी बच्चे को 1 रुपया, 1 रुपया तो क्या, आप उसको 10 रुपए भी दें तो वो कितने कोई मुस्कुराते हुए आपसे लेगा। इमेजिन करें कि उस बंदे ने एक पूरा दिन काम किया होगा, उसमें से कुछ पैसों का वो दूध लेके गया होगा, कुछ का उसने तेल लिया होगा, कोई पत्ती 15 रुपए की ली होगी, कोई 1 पाउच चीनी ली होगी और 1 रुपया सेव किया होगा। वो एम्प्लॉय तो नहीं है खुद का। व्हाट मेड हिम टू कंट्रीब्यूट? विजन, एक बड़ा विजन। अगर लोग सैलानी छिपा जो हमने जिक्र किया वॉलंटियर कर सकते हैं, तो वो वॉलंटियर उस इंसान के फेस पे करते हैं, उसके विजन पे, कॉज पे, मिशन पे, गोल पे करते हैं, राइट? अपना वक्त, तन, मन, धन। हम जैसे साकिब साहब एक बात करते हैं बहुत अच्छी, और ये बिजनेसेस पे भी इंप्लीमेंट होती। हमने जो ख्वाब की डेफिनेशन सुनी ना, इससे पहले हमने ख्वाब की डेफिनेशन सुनी थी, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेरे नजदीक ख्वाब की सबसे बड़ी डेफिनेशन यही थी इससे पहले, जब मेरी मुलाकात जब तक नहीं होगी हम साकिब साहब से, या इस तरह का कोई भी विजनरी आदमी, और वो पर्पसली भी इंशाल्लाह यू विल गेट कनेक्टेड विद ऑल दोस पीपल, तो वो बहुत मजेदार किस्म का एक नेटवर्क है। अब जैसा साकिब साहब ये कहते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो देखते आप हैं और वो जा बसते हैं लोगों की आंखों में, और लोग आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना तन, मन, धन, वक्त, एनर्जी, फोकस लगा देते। दैट इज व्हाट अ ट्रू ड्रीम इज। वो बिजनेस में भी हो सकता है, वो फलाही ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, वो फैमिली के लिए भी हो सकता है, अगर वो इखलास में मबनी होगा तो वरना नहीं होगा। सर मैंने देखा है लोगों का मसला, वो कहते हैं यार मेरे पास जहाँ हूँ तो 5 साल से मैं ऐसे ही, तो लोगों के बिजनेस स्केल क्यों नहीं हो पाते, या उसका क्या राइट तरीका है अगर वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहे? एक तो हमने बात की कि चूंकि विजन बहुत क्लियर नहीं होता, या उस विजन का वाई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो वो उनको बहुत जगाता, भगाता, दौड़ाता नहीं है। एक तो उसको फिगर आउट करने की जरूरत है। उसके बाद आपके पास कुछ सिस्टम्स हैं जो कि इन प्लेस होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल लीप कोड जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आई गिव यू द लिंक्स हियर, जिसमें हम बिजनेस की कंसल्टिंग करते हैं और उनको हम कहते हैं कि जी हम आपको लेस देन 5 years में 11x ग्रोथ इंशाल्लाह कर देंगे। और उसमें ग्रोथ कम होती है, स्केलिंग ज्यादा होती है। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि स्केल करें, सो ग्रोथ और स्केल में थोड़ा सा फर्क है। अगर हम उसके फ्रेमवर्क की बात करें वेरी सिंपली, तो हम तो खैर इस चीज़ पे वैसे ही बिलीव करते हैं कि आपको जो अल्लाह ने इल्म दिया है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है आपके पास। सो मुझसे आप अभी कहें, बाद में कहें, ऑनलाइन, ईमेल, मेरे जितने टेम्पलेट्स, वर्क प्रोसेसेस, वर्कशीट्स जो भी बना हुआ होगा मैं आपको दे दूंगा। आई डोंट माइंड एट ऑल। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मुसलमानों का बेयर मिनिमम यही होना चाहिए। पर्पसली में भी हम यही करते हैं कि जो चीज़ आपने बना ली है वो आप कर देना शेयर लोगों के साथ। यार आप मर गए तो क्या करेंगे, साथ लेके जाएंगे कब्र में आप? अगर तो किसी को दे दी तो शायद काम आ जाए आगे, और अगर नहीं दी फिर तो बिल्कुल नहीं काम आएगी। तो आप समझ लें, तो हम शेयरिंग पे बिल्कुल हमें बिल्कुल कोई तरद्दुद नहीं होता। हमारे पूरे नेटवर्क में लोग अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हार्टेड, जो कि मुसलमानों को वैसे ही होना चाहिए। कोई कमाल नहीं है, ये बेयर मिनिमम ही है। बहरहाल जो फ्रेमवर्क इज देयर, हमसे कहते हैं सोसाइटी, उस फ्रेमवर्क का नाम है SOCIETY, सोसाइटी। सो S स्टैंड्स फॉर, हम कहते हैं कि जी आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, चीज़ों को लिखना चाहिए,
जो काम जैसा कर रहे हैं उसको लिख लें, उसमें क्या थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो लिख लें। और वो इतना अच्छा लिखा हुआ हो डॉक्यूमेंट, चाहे वो चाय बनानी है, चाहे वो आपने एम्प्लॉय हायर करना है, चाहे एम्प्लॉय को आपने फायर करना है, उसे माजत करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं, एलेक्स हर्मोजी का एक बहुत शानदार फ्रेमवर्क है, वो है 3D फ्रेमवर्क, कि आप काम को करें, डू, डिमॉन्स्ट्रेट, डॉक्यूमेंट। और इस पूरे प्रोसेस में कोई गलती है तो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपका एक चीज़ लिखी हुई ऐसी होगी जो कि हो रही होगी, और जो चीज़ हो रही होगी वो लिखी हुई होगी, जिस पे ISO मिसाल के तौर पे खड़ा होता है, उसका एक बड़ा कंपोनेंट ही है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लें। जब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, आप उसका बेस्ट निकाल सकेंगे उसके अंदर से, चाहे वो अफराद हैं, चाहे वो आपके पास सिस्टम्स हैं, सेल्स है, व्हाटएवर, ऑप्टिमाइज आप कर सकेंगे। अब स्टैंडर्डाइज आपने कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, तो फिर आप उसको स्केल करते हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी चाहिए। फिर आपको अपने हम ख्याल लोगों या हम ख्याल बिजनेस के साथ आपको इकोसिस्टम एक है जो कि डेवलप करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट 6 स्टेज पे आप उसे ट्रांसेंड करें, आप हो आप ना हो, काम चलना चाहिए, बल्कि ज़्यादा अच्छा चलना चाहिए, पर्सन डिपेंडेंट ना हो। एंड वाई स्टैंड्स फॉर येट अनदर वेंचर। अगर आपने काम किया, स्टैंडर्डाइज किया, ऑप्टिमाइज किया, स्केल किया, इंटीग्रेट किया, इकोसिस्टम डेवलप किया, ट्रांसेंड किया, एंड येट यू वांट टू डू अनदर वेंचर, प्लीज डू दैट। तो इस सोसाइटी का फ्रेमवर्क है जो हम रिकमेंड करते हैं। फिर इसमें से हर स्टेप के एक्सटेंसिव माइंड मैप्स, प्रोसेसेस, वर्कफ्लोज बने हुए, और वो इम्प्रूव भी हो रहे हैं। हम कहें जी बहुत ही अल्टीमेट फ्रेमवर्क है, तो भाई अभी हमें वो काम करते हुए 5 साल 2019 से अब तक कुछ 6 साल ऑलमोस्ट हुए, तो उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। हाउएवर ये ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन अल्लाह ताला की तहदीसी नेमत के तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, कि कोई बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत पेश नहीं आती हमें। कुछ तो टॉप नॉच फ्रेमवर्क्स हैं जो हमने उठाए, BSc फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, वैसे इंटरनेशनल चल रहा है, तो हमें उसको रीइन्वेंट तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट्स है तो उसको आपने निकाल दिया और पॉजिटिव कंपोनेंट्स को इनकलकेट कर दिया उसके साथ, तो अगर उस फ्रेमवर्क से गुजर जाए तो ग्रोथ आसान हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें एक पॉडकास्ट के साथ आपको एक लाइन कर देना चाहिए, जो हम इसका एक विजन वगैरह दे के कोई यूट्यूब की कम्युनिटी वगैरह बना लेना चाहिए हमें। मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा हमें। मुझे खुशी होगी अगर हम यानी, और मैं तो उस पूरे इकोसिस्टम में मैं समझता हूँ बहुत ही सबसे निकम्मा शागिर्द से, मुझे भी लगता है बड़े टॉप नॉच इकोसिस्टम कोई कराची के भी होने चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए। आई थिंक शायद हमने सोचा ही नहीं है, हम बस अपनी दुनिया में मस्त हुए। व्हाई नॉट? तो पर्पसली को बनाने का बुनियादी तरीन मकसद ये था कि इस तरह के हम ख्याल लोगों को दूसरे हम ख्याल लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि इस बात को समझें कि नॉलेज इकोनॉमी जो है ना, जैसे पॉडकास्ट है तो दिस इज नॉलेज इकोनॉमी। अगर आप उससे पैसे बना रहे हैं तो, नहीं बना रहे तो भी नॉलेज इकोनॉमी तो वो है। आप पे नहीं कर रहे तो कोई और पे कर रहा है, कोई तो पे कर रहा है उस काम के लिए, एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं। बट नॉलेज इकोनॉमी में एक चैलेंज जो ये है, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्सेरा, एडेक्स, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जो एक चैलेंज है वो ये कि नॉलेज अब कमोडिटी नहीं है। बिजनेस के लिए भी, फ्रेमवर्क्स के लिए भी, जो आपने कहा, नॉलेज कमोडिटी नहीं है। जो फ्रेमवर्क्स हमने बनाए हैं वो इससे पहले भी बने हुए थे, इससे अच्छे भी बने हुए थे, इससे थोड़े से हल्के भी होंगे। नॉलेज कमोडिटी नहीं है, नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन कमोडिटी है। हाँ भाई, रोड मैप हो कि स्टेप बाय स्टेप काम कौन से शुरू कहाँ से करना है, फिर क्या स्टेप करना है, इफ यस तो क्या करना है, एंड इफ नो तो क्या करना है। पॉसिबल यूट्यूब पे कितनी रेसिपीज बनी हुई है खानों की, तो क्या हर बंदा शेफ है? नहीं है ना शेफ, नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात वो काम करती है, बाज़ वो काम नहीं करती, ड्यू टू एक्स नंबर ऑफ रीजंस। तो इफ नो तो क्या करना है, वो भी एक फैक्टर है जो कि हमें समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइक माइंडेड लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे आपको बड़े लोग मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ बिल्कुल एट ऑल, लेकिन कोशिश की है कि हम जो बड़े लोग हों उनको हम एक नेटवर्क पे ला सके। बड़ा आदमी वो होता है जो जिसकी महफिल में बैठा हुआ कोई भी इंसान खुद को छोटा तस्वर ना करे, वो बड़ा आदमी है। वो है बड़ा आदमी जो अपनी जात, अपनी फैमिली, इवन अपने मुल्क से बियॉन्ड हो के उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो कि वो चाहता है कि मैं सॉल्व करूं, और वो करता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती, तो उसका मकसद यही है। तो अगेन इस तरह के जो चैलेंजेस हैं कि फिर लाइक माइंडेड लोग नहीं है, या इतने विजनरी लोग आएंगे कहाँ से, इतना बड़ा कैसे सोचेंगे, एम्प्लॉइज कहाँ से इतने अच्छे आएंगे जहाँ पे वो जो लोग कहें कि हाँ यार इस विजन को हमने बाय करना है और हम विजन के साथ काम करेंगे, उसका हल कम्युनिटी है। तो नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन, जो मैंने अर्ज किया कि नॉलेज इकोनॉमी का एक चैलेंज था, इंप्लीमेंटेशन वो कम्युनिटी इकोनॉमी सॉल्व करती है, वो हम कर रहे हैं। लाइक माइंडेड लोगों तक एक्सेस, राइट माइंडेड लाइक लोगों तक, जो आपके हम ख्याल लोग हों, उनका स्किल सेट ठीक हो, उनको भाता हो, आता हो, कमाता हो, सुलझाता हो, इन फ्रेमवर्क्स को जानते हो, विजन के फ्रेमवर्क को जानते हो, 7 Whys के फ्रेमवर्क को जानते हो, होलिस्टिक लाइफ गुजारते हो।
वही बात समझे क्या यार, अगर हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा तो वो मेरी मैरिटल लाइफ में भी आएगा, मैरिटल लाइफ में इम्पैक्ट आएगा वो मेरे फाइनेंसिस पे आएगा, फाइनेंसिस पे आएगा वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आएगा। कनेक्टेड लाइफ है, इसको समझने की जरूरत है। कोई साइलोज में जो कैपिटलिज्म ने हमें समझाया था ना, आज से आप अपने मसलों को घर छोड़ के आया करें, भाई ऐसे नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल है कि एक बंदा अपने घर में परेशान है और वर्क प्लेस पे वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। और आज तक नहीं हुआ इससे पहले कभी। इंसान, मैं नहीं समझता कि इंसानियत की मालूम तारीख में हुआ हो कि आप कहें कि बस इसके बाद तुमने यहाँ इस 8 घंटों में इमोशनल नहीं होना और वैसे तुम इमोशनल हो सकते हो। कैसे नहीं हो सकता? हम कहते हैं वो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। तो हमें जब हम विजनिंग करते हैं तो लोग, बिजनेस ओनर्स भी कहते हैं यार कामरान भाई ऐसे बंदे आएंगे कहाँ से? उसका हल है पर्पसली। अल्हम्दुलिल्लाह होलिस्टिक डेवलपमेंट में यकीन रखने वाले, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, पीक प्रोडक्टिव लोगों का एक नेटवर्क, जिसमें इस तरफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हीलर्स, कोचेस, थेरेपिस्ट्स, कंसल्टेंट्स, इन्वेस्टर्स। बहुत इन्वेस्टर्स कहते हैं पैसा खर्च करना है, क्रेडिबल बंदा लेकर आओ, डूब भी जाए कोई बात नहीं, बंदा तो क्रेडिबल हो, बेईमानी तो ना हो। इधर से जो लोग बेनिफिशियरीज हैं उसके, वो भी अगेन उन सारे फ्रेमवर्क से गुजरे हुए। अमेजिंग नेटवर्क है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई मोर देन 2000 पीपल आर देयर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स आर वेरी सिलेक्टिव, वेरी फ्यू, अराउंड 20 के आसपास आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। बेनिफिशरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह की फजल से हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हम पॉजिटिव मुसलमानों का एक पीक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर उसका नेटवर्क ज्वाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? purposely.com सिंपली वहां जाके फॉर्म फिल कर दें। यस, ठीक है। हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहे? मैं आपको बता दूं कि हम कोई ना कोई स्किल, तो आज आपने बहुत सारे स्किल समझा दिए मुझे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको क्या कोई ऐसा स्किल आज के दौर में सीखना चाहिए, या मेरे ख्याल से आपके फ्रेमवर्क के बारे में बताएं कि वो कैसे लर्न कर सकते हैं। कोई मैसेज जाते जाते देना चाहे तो? अगर मैं सिंपल वन लाइनर मैसेज दूं तो वो होगा कि सीख के जिंदगी गुजारना शुरू करें। कोई भी चीज है ना, सीख लें आप। पॉडकास्ट करनी है, मैं इससे पहले कभी पॉडकास्ट नहीं की, अगर मिसाल के तौर पे, तो क्या हो सकता है कि मैं 40, 50, 100, 200 घंटे का, 25 घंटे का कंटेंट देख लूं और ये देख लूं कि पॉडकास्ट में कैसे बैठना चाहिए, पॉडकास्ट में और वर्कशॉप में, मिसाल के तौर पे। और ये जेन्युइन था, मेरे साथ भी हुआ। मैं आई वाज अ वर्कशॉप गाय, ट्रेनर थे तो हम वर्कशॉप कराते थे। वर्कशॉप में बगैर व्हाइट बोर्ड के, मार्कर के, प्रेजेंटेशन के आप हिल नहीं सकते सॉर्ट ऑफ। पॉडकास्ट में तो उनमें से कोई चीज भी अवेलेबल नहीं है। और मैंने जब 1 या 2 पॉडकास्ट की तो मैंने कहा यार मैं मतलब उतना मजा नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था, मुझे खुद नहीं आया, तो क्या वैल्यू है जो कि मैंने डिलीवर की होगी। तो मैंने बैठा और मैंने बैठ के रिसर्च की, भाई पॉडकास्ट में और की नोट स्पीच में और ट्रेनिंग में और शॉर्ट ट्रेनिंग में और लॉन्ग ट्रेनिंग में फर्क है। सीखें, कोई भी काम जो आपने जिंदगी में करना है सीख लें। सबसे पहले ये सीख लें कि जिंदगी का विजन क्या होता है, ये सीख लें। रोल्स क्या होते हैं जिंदगी में, आपको क्या क्या जिम्मेदारियां अल्लाह ने दी हैं वो सीख लें। उन रोल्स का अदल का तकाजा क्या है ये सीख लें। सीखना कैसे है ये सीख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बहरिया था, एनईडी में टॉक थी, लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा आप कितने आवर्स स्पेंड करते हैं सीखने पे? वो कहते हैं यार मैं ऑलमोस्ट 40 आवर्स अ वीक ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट के लगते हैं यूनिवर्सिटी आने जाने में, सीखने सिखाने में। मैंने कहा क्या आपने अपनी रीडिंग स्पीड मॉनिटर की है कभी? कहते हैं नहीं। अच्छा, आप रीडिंग स्पीड मॉनिटर नहीं की, इसका मतलब इंप्रूव नहीं हो सकती। थिंग विच यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इंप्रूव एट ऑल। पर्पसली में हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले तो आप स्पीड रीडिंग सीखें ना। आप सबसे पहले अगर आपने सिर्फ रीडिंग की स्पीड बढ़ा ली और उसकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर ली और मेमोरी इंप्रूव कर ली, तो आपकी परफॉर्मेंस बाकियों से बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और अगेन उसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि बाकियों को हराना है, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, बिल्कुल फजूल बात है ये कि बाकियों को हरा देना चाहिए मुझे ताकि मैं जीत सकूं। वह बिल्कुल, इससे कोई फजूल बात नहीं हो सकती शायद कोई। हाँ, बाकियों से आगे इसलिए निकलना है ताकि मैं उनको इंस्पायर कर सकूं कि आप अपनी लिमिट पुश कर सकते हैं और आप यहां तक जा सकते हैं ताकि आप एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का सॉल्व कर सकें। तो मेमोरी सीख लें, एनालिटिकल स्किल्स सीख लें, टाइपिंग स्पीड अपनी इंप्रूव कर लें। डूएबल काम है। बिल्कुल ऐसे। आपकी परफॉर्मेंस पूरे 1 महीने की परफॉर्मेंस, और अगर आपने ये ऑप्टिमम चीजें सीख ली, महीना लगा के सीख ली, गेम्स आपने नहीं खेली, 1 महीना टिकटॉक नहीं किया, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा उसका, बल्कि सवाब ही होगा। आपको किसी बुराई से महफूज रहेंगे। ये आपने सीख लिया, आपकी परफॉर्मेंस कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। सीख के आगे चलें, विजन सीखें, रोल सीखें, अदल सीखें, उस अदल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है ये सीखें, रिश्ते निभाने कैसे हैं ये सीखें, असातिज़ा कैसे सेलेक्ट करते हैं ये सीखें, और असातिज़ा के साथ राब्ते में रहें, किताबें पढ़ें। थैंक यू सो मच। और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैं कहता हूँ कि पॉडकास्ट रही है आज की मेरी, कि जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, मिशन, विजन और बल्कि गोल सेटिंग, पर्पस, फ्रेमवर्क, देयर इज़ अ मल्टीपल थिंग्स जो कि आज की लर्निंग में रही। जो फिर एक अच्छी पॉइंट ये था कि सीखना सीखें। मैं इसको समराइज कर लेता हूँ आज के ऊपर। तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा पॉडकास्ट ख़त्म करने का। इंशाल्लाह कभी आप दोबारा जब भी कभी आए
तो मेरे पॉडकास्ट में ज़रूर रहेगा। हम सेकंड को हम कोई ना कोई पर्पस के साथ एक डिटेल में इसके डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।